अध्याय 861 अध्याय पक्ष। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, प्लाजा चौक पर मौजूद लोग वहां से जाने लगे। वे या तो अपने घरों की ओर लौट रहे थे या फिर किले के अंदरूनी इलाकों की ओर। उन सभी के मन में एक ही सवाल था, अगला राजा कौन होगा। चूंकि सभी पिशाच कुछ खास परिवारों के अधीन होते थे, इसलिए ज्यादातर के अपने निजी पूर्वाग्रह होते थे, लेकिन सौभाग्य से यह फैसला उनका नहीं था। यह फैसला परिवार के मुखियाओं को करना था, जैसा कि पहले भी होता आया है। उन्होंने राजा के महल को अपनी बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। उस महल का प्रभारी वही था जो समारोह का प्रभारी था, और वह कोई और नहीं बल्कि ड्वाइट था। पिछली पीढ़ियों में किसी एक व्यक्ति पर निर्णय लेना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि अक्सर एक ही नेता अपने सभी साथियों का सम्मान अर्जित कर लेता था। हालांकि समय के साथ परिवार दो हिस्सों में बढ़ गए। समय के साथ एक दूसरे के करीब आने के बजाय वे किसी न किसी तरह और दूर होते गए। ड्वाइट को थोड़ा डर था कि दोनों पक्षों में संघर्ष हो सकता है, लेकिन एक अच्छा कारण था कि वह आश्वस्त था कि कुछ नहीं होगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक कि बाकी लोग नए राजा पर सहमत नहीं हो जाते, जिससे उसे और समय मिल जाता। कारण ये था कि ड्वाइट ही वह व्यक्ति था जो तब तक एब्सोल्यूट ब्लड कंट्रोल बुक अपने पास रखेगा जब तक कि वह घटना घट न जाए, और केवल उसे ही उस जगह का पता था। सभी नेता अपने पिशाच शूरवीरों के साथ परिषद कक्ष में दाखिल हुए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, जबकि उनके शूरवीर उनके बगल में खड़े थे। कमरे का तनाव क्विन के लिए थोड़ा असहनीय था। कभी कभी अंदर आते हुए वे घृणा से उसकी ओर देखते। दूसरे आपस में बातें कर रहे होते, पर कोई आवाज नहीं होती, और इस बार वे सिर्फ उसे ही नहीं देख रहे थे। फिर भी बीच बीच में उसे अजीब सी घूर घूर कर देखा जाता। जब सब लोग बैठ गए तो ड्वाइट खुद बाहर आया और राजा के लिए आरक्षित सीट के पीछे खड़ा हो गया। ड्वाइट को देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कमरे में अभी भी शाही पहरेदार मौजूद थे जो अगले राजा के चुने जाने तक उसकी आज्ञा मानेंगे। अब समय आ गया है कि मैं कुछ बातें स्पष्ट करूं, क्योंकि यहाँ हर कोई राजसी बदलाव से नहीं गुजरा है। आप में से जो लोग नए हैं वे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। अगर मुझे ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो यह साबित हो जाएगा कि आप इतने महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य हैं। ड्वाइट ने दृढ़ता से कहा, आप में से प्रत्येक के पास बोलने या चुप रहने का विकल्प होगा। यदि आप बोलना चुनते हैं तो आपको इस समय का उपयोग या तो अन्य नेताओं के सामने अपनी बात रखने में करना चाहिए कि आपको क्यों लगता है कि आप राजा की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त हैं, या आप ये बता सकते हैं कि आपके अनुसार कोई अन्य व्यक्ति इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है। कृपया ध्यान दें कि इस समय आप केवल अपनी राय व्यक्त करेंगे। इसे आपका वोट नहीं माना जाएगा, बल्कि यह केवल आपकी वर्तमान सोच होगी। सबके बोलने के बाद आपके पास एक हफ्ते का समय होगा कि आप किसे वोट दें, इस पर विचार करें, और फिर सभी लोग यहाँ फिर से वोट डालने आएंगे। अब यह अगला भाग बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहले की तुलना में चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अब सीट पाने के लिए काउंसिल टेबल से 7 या उससे ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे, और कोई भी अपने लिए वोट कर सकता है। अगर मतदान अनिर्णीत रहता है और बहुमत का फैसला नहीं होता है, तो हमें अपनी पुरानी परंपरा पर ही कायम रहना होगा। एक नेता दूसरे नेता का वोट पाने के लिए उसे पवित्र द्वंद्व युद्ध में चुनौती दे सकता है। क्या ये कितनी बेवकूफ़ी है। क्विन चीज़ों को संभालने के इस बेतुके तरीके पर मन ही मन चिल्लाए। तो फिर वोट देने का क्या मतलब है। पुराने ज़माने की परंपरा में लंबे समय से यही माना जाता रहा है कि सबसे ताकतवर पिशाच को ही नेता बनना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे जनता खुश होती थी। पिशाच कम से कम उसी का अनुसरण करने को तैयार होते थे जिसे वे सबसे ताकतवर मानते थे। इसके अलावा एक अच्छे राजा को पहले से ही दूसरे नेताओं को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता? अगर नेता आपस में किसी एक व्यक्ति पर सहमत हो जाते जो उस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त होता, तो उनके परिवारों के पिशाच स्वाभाविक रूप से अपने नेताओं के फैसले पर विश्वास करते हुए उसका पालन करते। अंततः ये निर्णय केवल बहस रोकने और दोनों पक्षों के बीच टकराव को रोकने के लिए लिया गया था। सभी परिवार किसी न किसी समय इन नियमों पर सहमत हुए थे, विंसेंट ने समझाया। क्विन ने पूछा, अगर ऐसा होता है, अगर एक पक्ष को बहुमत वोट नहीं मिलता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रायस राजा बन जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वह अन्य सभी नेताओं से अधिक शक्तिशाली है? विंसेंट मन ही मन हंसा। सिर्फ तभी जब वह अपने चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ जीत हासिल करे। सैद्धांतिक रूप से अगर उसने आपको चुना और आपने उसे हरा दिया, तो आपको उसका वोट मिल जाएगा। असल में ये द्वंद्व भी दोधारी तलवार है, क्योंकि उसे हराने के बाद भी आपको उसका वोट मिल जाएगा। इसलिए जब बात ऐसी हो तो एक नेता को आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहले नेता से शुरुआत करेंगे जिनके बारे में मेरा मानना है कि उन्हें किसी अतिरिक्त परिचय की आवश्यकता नहीं है। ड्वाइट ने राजा के सिंहासन के पास बैठते हुए कहा। जब कोई बोलने के लिए तैयार होता तो वे खड़े होकर अपनी बात कहते, और प्रथम पारिवारिक नेता के रूप में ब्राइस को ऐसा करने का पहला मौका मिला। हम पिशाच इस ग्रह पर बहुत लंबे समय से छिपकर रह रहे हैं।
हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, फिर भी किसी न किसी वजह से हम खुद को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर करते हैं। अब हमारे पास दूसरी दुनियाओं से बेहतर तकनीक है। अपनी अंगूठियों की मदद से हम धूप में भी चल सकते हैं, फिर भी हम यहीं रहते हैं। मैं अपनी जाति के लिए एक बेहतर जीवन चाहता हूँ, जहाँ हमें अपने लोगों की संख्या सीमित करने की चिंता न करनी पड़े, जहाँ हमें डर के मारे छिपना न पड़े। क्या मैं युद्ध चाहता हूँ? नहीं, बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ अपना जीवन पसंद है, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हालांकि आप सभी ने देखा कि सबसे पहले इंसानों ने ही हम पर हमला किया था। ये कहते हुए पॉल ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हम हमलावर नहीं थे, इस ग्रह पर आते ही हम पर हमला किया गया था। वह बहस करना चाहता था, लेकिन वह समझता था कि उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपना मुंह बंद रखे। वे एक बार हमारे लिए आए हैं, तो कौन कहता है कि वे दोबारा नहीं आएंगे? पिछले राजा की तरह मैं भी शांति चाहता हूँ, लेकिन ये तभी संभव है जब मनुष्य भी शांति चाहें। अगर मनुष्य हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला करते हैं, तो हमारी जाति को एक मजबूत राजा की जरूरत होगी जो उनका नेतृत्व कर सके, न कि ऐसा जो उनकी हर मांग के आगे झुक जाए। अगर आप मुझे स्वीकार करेंगे, तो मैं आपके लिए वह व्यक्ति बनूंगा। ब्राइस के बोलने के बाद मेज पर बैठे कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि आदेश एक बार फिर परिवारों का था, इसलिए अगली व्यक्ति जिसने अपना पक्ष रखा वह थी सिंडी चा। वह खड़ी हुई, अपनी काली पोशाक को कुछ बार फुलाया और फिर अपना पक्ष रखने से पहले गला साफ किया। मेरा मानना है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि पिछले राजा ने बहुत अच्छा काम किया था। उनके शासन में हमारा जीवन बेहतर हुआ है, और मेरा मानना है कि हम दूसरों के साथ जुड़े बिना भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं उनका उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं और उनके आदर्श को जारी रखना चाहता हूं। मानव जगत में भी कई खूबसूरत लोग हैं जिन्हें नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही बुरे और बदसूरत पिशाच भी होते हैं। हम उनसे बेहतर नहीं हैं, हम दोनों बस अलग हैं। मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है कि इस समय भी पिशाच एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर हम पर हमला होता है तो हमें उससे उचित तरीके से निपटना चाहिए, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे दूसरे पिशाच हम पर हमला करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। ये कहकर सिंडी वापस बैठ गई और उसके पक्ष के लोगों ने सिर हिलाया। जैसे ही वे कमरे में घूमे, तीसरी नेता सुजन ने रानी बनने का अपना दावा छोड़ दिया और उसकी जगह ब्राइस को नामांकित किया। वह अकेली नहीं थी, बल्कि छठे परिवार के नए नेता जैक मस्कट, सातवें परिवार के नेता काइल डॉन और आठवें परिवार की नेता जिल स्नैकर, सभी ने ऐसा ही किया। अब तक बाकी सभी ने सिंडी को नामांकित किया था, जो कि अपेक्षित परिणाम था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो सिंडी ब्राइस के साथ बराबरी पर होती, जिससे उसका वोट वास्तव में टाइब्रेकर बन जाता। आखिरकार क्विन की बोलने की बारी आई। वह खड़ा तो हुआ, लेकिन एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि उसने अभी तक तय नहीं किया था कि क्या बोलना है। ड्वाइट ने स्पष्ट कर दिया कि क्विन आज जो भी कहेगा उसे वोट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वह किस पक्ष का समर्थन करता है, तो अगले कुछ हफ्तों में मामला और बिगड़ सकता है। अगर मैं अभी अपना वोट नहीं देता, तो क्या सिंडी सोचेगी कि मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ? मुझे यकीन है कि वह समझ जाएगी कि मैं खुलेआम ब्रूस को नाराज नहीं करना चाहता। मैं फिलहाल निर्णीत हूँ और बाकी बातें सुनना चाहूँगा, क्विन ने कहा। ठीक है क्विन, तुम बैठ सकते हो। इस समय क्विन सिंडी या अन्य लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सुनवाई जारी रही और जैसी कि उम्मीद थी दोनों पक्ष बराबर बराबर बंट गए। तो आज हमने यहाँ सब की बात सुन ली है। एक हफ्ते में असली वोट डाले जाएंगे और मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है क्विन। उस दौरान अगर तुम अपने वोट के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाते, तो कोई भी पक्ष तुम्हें जबरदस्ती वोट देने के लिए द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे सकता है। ड्वाइट ने उसे याद दिलाया। जब बैठक समाप्त हुई तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो पहले से भी अधिक उलझन में था, क्योंकि उसने अभी अभी जो सुना था वह पहले से भी अधिक उलझन में था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। मुझे पता था कि उस बुढ़िया के साथ कुछ गड़बड़ है, पीटर ने मुट्ठी भींचते हुए सिंडी की तरफ देखते हुए सोचा। मुलाकात के दौरान उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ था जिससे शायद क्विन किसकी तरफ होगी ये बदल सकता था। क्विन को अपने पहले वाले फैसले पर शक होने लगा था। शायद सिंडी को खुले तौर पर नामांकित करना ज्यादा समझदारी भरा होता। कम से कम इस तरह उसे सिंडी के पक्ष के नेताओं का समर्थन तो मिलता और वे उसकी रक्षा जरूर करते। हालांकि ड्वाइट के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सच कहूं तो किसी को भी वोट देने से पहले वह ये सच जानना चाहेगा कि हमलों के पीछे कौन था। कास के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद उसे अब यकीन नहीं रहा कि वह ब्रायस ही था। आखिरकार उन्होंने किसी को भी नामांकित न करने का फैसला कर लिया था और उन्हें इसके साथ जीना होगा। दुर्भाग्य से इसका मतलब था कि अब ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष उनके और उनके वोट के पीछे पड़ गए हैं। कमरे से बाहर निकलते समय सिंडी ने क्विन को एक नज़र देखा, फिर उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया।
शायद हमें पहले बाकियों के जाने का इंतजार करना चाहिए, पॉल ने सुझाव दिया, क्योंकि एक बार फिर सारा ध्यान उन्हीं पर था। ड्वाइट पहले ही कमरे से निकल चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ज़रूरी काम हो। अगर क्विन अंदाज़ा लगाए तो हो सकता है कि शाही शूरवीर किताब को किसी सुरक्षित जगह छिपा रहा हो। आखिरी नेता के जाने के बाद 10वें परिवार ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कुछ मिनट और इंतजार किया, तभी किसी ने क्विन को पकड़ने की कोशिश की। अपनी तेज प्रतिक्रिया से उसने उसका हाथ झटक दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। तुम क्या कर रहे हो? क्विन ने हमलावर की पहचान करते हुए पूछा। मुझे लगा था कि हमने कोई सौदा कर लिया है, सिंडी ने तीखे स्वर में उस पर आरोप लगाया। लियो गुस्से से आग बबूला हो गया। परिवार की दूसरी मुखिया उस पर एक बार हमला कर चुकी थी और अब उसने क्विन को भी खत्म करने की कोशिश की थी। वह अपनी छलांग लगाने को तैयार था, बस उसे रोकने वाली एक ही बात थी कि क्विन नहीं चाहेगी कि वह ऐसा करे। क्विन, मुझे तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना है, लियो ने अचानक कहा। हालांकि पॉल ही वह व्यक्ति था जिसने अब अपने साथी पिशाच शूरवीर को पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। चलो अभी चलते हैं, तुम्हें उससे जो भी कहना है यहाँ मत कहना, यहाँ बहुत सारे कान हैं उसके भी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इस बात से चिंतित कि कहीं कोई बड़ी लड़ाई न हो जाए, क्विन ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। अभी महल में वापस जाओ, सुनिश्चित करो कि वहाँ सब ठीक है और पहुँचते ही मुझे खबर देना। अभी चलो, क्विन ने आदेश दिया। वे दोनों तेजी से आगे बढ़ गए और क्विन को अधीर सिंडी के पास छोड़ दिया, जो अभी भी क्विन से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं यहाँ बुरा हूँ, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला था, बस तुमसे पूछना चाहता था कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर दिया है। क्या ब्रायस ने तुम्हें हमसे बेहतर ऑफर दिया था, या शायद उसने तुम्हें धमकी दी थी? क्या अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही नहीं कर रही हो? क्विन ने अपनी बात पर अड़ा हुआ उस पर आरोप लगाया। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे धमकी पसंद नहीं। सिंडी ये शब्द सुनकर समझ गई कि क्विन गंभीर था। उसकी सांसों की बातचीत से उसे ऐसा नहीं लगा कि क्विन को कार्रवाई की धमकियों से मनाया जा सकता है। नहीं, उसके सामने जो व्यक्ति था वह मूर्ख और निडर था। केवल ऐसा ही व्यक्ति फैक्स की फांसी के समय उसकी जान बचाने की कोशिश करता। लगता है वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी अगर पहुंच भी गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा पक्ष भी काफी मजबूत है। मैंने अपनी बात रखी, क्विंटेलिन, उम्मीद है तुम भी रखोगे। और यह कहकर वह ऐसे चली गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, लगता है पीटर बिल्कुल सही कह रहा था कि वो पागल है। उसने मुझे ठीक से अपनी बात समझाने भी नहीं दी। क्या सच में उसे वोट देना ठीक रहेगा? क्विन ने सोचा। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर वोट पाने के लिए उनसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार रहें। मुझे पूरा यकीन है कि ब्राइस और सिंडी दोनों को लगता है कि वे आपसे मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप जीत भी गए तो भी आपको बाद में एक और द्वंद्व युद्ध का सामना करना पड़ेगा, विंसेंट ने समझाया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद क्विन सिंडी और उन सभी नेताओं से दूर रहना चाहता था जो शायद किसी बातचीत के लिए रुके थे। वह अपनी जांच पड़ताल करने और यह पता लगाने के लिए तैयार था कि क्या लियो और सिल्वा को कुछ पता चला है। हालांकि जैसे ही वह उनसे संपर्क करने वाला था, एक बार फिर एक और नेता सामने आया, इस बार मुका। क्विन, मुझे हैरानी हुई कि तुमने हमें वोट न देने का फैसला किया। क्या इसकी वजह फैक्स है? मुका ने उससे सीधे पूछा। व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलत फैसला किया है। ब्रायस के पास फैक्स है तो वह इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। पाला बदलना और भी बुरा लग सकता है, लेकिन अब भी ली ने जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद हमारा साथ देने का फैसला किया है। तुम्हें अपनी इच्छाशक्ति मजबूत करनी होगी। ये हफ्ता हम सबके लिए मुश्किल होगा और आखिरी बार होगा जब कोई भी कोई चाल चल पाएगा। टाइब्रेकर होने के नाते तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, मुका ने चेतावनी दी। और तुम्हारी दूसरी मांग के बारे में, मेरे पास उन अपराधियों की एक सूची है जिन्हें तुम आज़ादी से पकड़ सकते हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं उन्हें तुम्हारे किले में भेज दूं? इस बारे में सोचते हुए क्विन को यकीन नहीं हो रहा था कि पिशाच अपराधियों को उस जगह भेजना सही होगा जहां उसका परिवार उस समय रहता था। विंसेंट के अनुसार पारिवारिक बंधनों के कारण पिशाचों के लिए एक दूसरे को सजा देना मुश्किल था और अब पनिशर जैसे अस्तित्व में न होने के कारण वे केवल उन्हें जेल में बंद कर सकते थे, जब तक कि उनके अपराध बहुत गंभीर न हों। इस वजह से किसी भी नेता को उन्हें क्विन को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम इस तरह तो उनके साथ निपटना उसके परिवार की समस्या होगी। नहीं, क्विन को डर था कि कहीं उनमें से कुछ लोग अपने जासूसों को भी शामिल न कर लें जो 10वें किले पर अंदर से हमला कर दें। पहले तो उनके पास बहुत कम लोग थे और उन्हें संदेह था कि अन्य परिवार बंदियों पर नियंत्रण रखने में उनकी मदद करेंगे। लियो, सिल्वर, तुम्हें बस इंतजार करना होगा, मैं वादा करता हूं कि यह हमारे लिए बेहतर होगा। क्विन ने सोचा, क्या ये संभव होगा अगर तुम मुझे उनके पास ले जा सको? क्विन ने पूछा।
अगर वह अपराधियों से मिल सके और उन पर अपना शैडो ईटर कौशल इस्तेमाल कर सके तो लियो और सिल्वर से मिलने से पहले उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। यह कोई समस्या नहीं है, कृपया मेरे पीछे सुरंगों तक आइए। मुका ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। महल में वापस आकर लियो और पॉल समेत सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित हैं और अंदर पहुंचते ही पीटर ने अपना भेष उतार दिया। उसकी हल्की सी मुस्कान से पता चल रहा था कि वह फिर से अपने असली रूप में दिखने से खुश है। वहां कोई भी लापता नहीं था, जो अच्छी बात थी, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि किसी को कोई चोट पहुंची हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले क्या हुआ था? पॉल ने पीटर से पूछा। सिंडी के साथ। ओह, पीटर ने जवाब दिया। जरूर, लेकिन मुझे पहले कुछ जांच करनी है। शोर मचाने और किसी नेता पर आरोप लगाने से पहले वहां से जाते हुए पतरस को एहसास हुआ कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाल ले। अब अपने निष्कर्ष की पुष्टि करने का समय आ गया था और इसके लिए उसे एक और व्यक्ति की जरूरत थी। घूमते घूमते पीटर को आखिरकार लैला मिल गई। कुछ देर पहले वे दोनों दूसरे महल में साथ थे। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम कहीं साथ में बैठकर बात करें? पीटर ने पूछा और दोनों एक खाली भंडारण कक्ष में चले गए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं क्वीन की लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पीटर ने टिप्पणी की। किसने कहा कि मैं क्वीन की लड़की हूं? लैला का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। देखो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्वीन या वोर्डन से प्यार है या नहीं। मुझे बस इस बात की परवाह है कि वे ठीक हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम दूसरे परिवार के मुखिया के घर गए थे और अचानक उनके मीटिंग रूम में पहुंच गए थे? क्या तुम मुझे उन सभी लोगों के बारे में बता सकते हो जिन्हें तुमने देखा था? पीटर ने पूछा। लैला ने आगे बढ़कर प्रत्येक व्यक्ति का वर्णन किया और जब उसने ऐसा किया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पीटर ने सोचा था। क्या हुआ? लैला ने पूछा। बात यह है कि जिन लोगों का आपने अभी जिक्र किया उन सभी ने मीटिंग रूम में सिंडी को वोट दिया। हालांकि मैंने देखा कि सिंडी बार बार उन्हीं लोगों से मीटिंग करती थी और वे लोग उसमें शामिल होते थे। ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है वह यह है कि एक व्यक्ति हमेशा सिंडी से मिलता था, लेकिन उसने आज ब्राइस को वोट दिया। मुझे पता है वह कुछ करने वाली है, पीटर ने कहा। ये पता चलने के बाद कि सिंडी कुछ करने की योजना बना रही है, पीटर अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोचने या लैला से इस बारे में बात करने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गया। रुको, लैला चिल्लाई, लेकिन पीटर ने पहले ही अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया था और उसकी बात अनसुनी कर दी थी। उसने सोचा कि उसने क्या कहा था और सोचा कि क्या ये वाकई कोई बड़ी बात थी। जब लैला सिंडी से मिलने गई थी तो उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उसे अब भी लगता था कि पीटर थोड़ा बेमेल था। नेता हर समय एक दूसरे से मिलते रहते हैं और हो सकता है कि दूसरा नेता सिंडी से मिलने उसे समझाने आया हो। आखिर वह नेता कौन था जिसके बारे में पीटर बात कर रहा था? कई बार ऐसा भी हुआ था जब लैला कमरे में ही रहना पसंद करती थी, जबकि पीटर सिंडी पर नज़र रखने के लिए लगातार बाहर रहता था। लैला को अभी भी यह स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि पीटर किस नेता की बात कर रहा था। तुम ऐसे भागकर कुछ नहीं कह सकते, अब तो मैं पागल हो जाऊंगी। आखिरकार लैला भी पीटर को ढूंढने कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। महल तो बहुत बड़ा था। आखिरकार कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसकी नज़र सिया पर पड़ी, जो हाल ही में पहले से ज्यादा अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। जब दोनों की नज़रें मिली तो सिया ने हल्के से हाथ हिलाया। दोनों के बीच की बातचीत पहले की तुलना में थोड़ी अटपटी लग रही थी। क्या सिया सिंडी से भी नहीं मिली? शायद वो कुछ जानकारी दे सके। अरे, तुम हाल ही में नेट के साथ सिंडी से मिले थे ना? लैला ने पूछा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर हम दोनों इस बारे में बात करें? तो अच्छा रहेगा कि हम दोनों भी मिल लें। काफ़ी समय हो गया है। सिया को कोई दिक्कत नहीं हुई और वह बातचीत के लिए तैयार हो गई। दोनों बातें करते हुए थोड़ी देर टहलने निकल गईं और आखिरकार लैला ने सिंडी के बारे में उससे सवाल पूछ ही लिया। जब तुमने उसे देखा तो उसके बारे में क्या सोचा? लैला ने पूछा। वह अच्छी लग रही थी, असल में वह मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मुझे उसमें कोई समस्या नज़र नहीं आई। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? सिया ने पूछा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि यह सवाल बिना वजह नहीं पूछा गया होगा। लैला ने एक पल सोचा, फिर क्या कहे। वह अभी भी सोच रही थी कि उसे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन सिया को देखकर उसे पिछले साल बनी एक अच्छी दोस्त नजर आ रही थी। दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना भी किया था। ये पीटर के बारे में है, उसे लगता है कि वह कुछ करने की योजना बना रही होगी, क्योंकि उसने उसे एक नेता के साथ देखा था, लेकिन मैं खुद भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, लैला ने कहा। वह जवाब की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सिया कुछ देर तक अपने विचारों में खोई हुई चुप रही। तो तुम भी कुछ सोच रहे हो? लैला ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस किसी असंबंधित बात के बारे में सोच रही थी। मुझे यकीन है कि यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा, बस एक अतिशयोक्ति।
खैर, मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, सिया ने कहा। इसके तुरंत बाद वह तेजी से गलियारे से होते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन लैला को नज़रअंदाज करने के बाद वह अपने कमरे की ओर नहीं गई, बल्कि वह महल से बाहर जा रही थी और किसी खास व्यक्ति से मिलने की योजना बना रही थी। क्या पीटर कुछ योजना बना रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे कम से कम सिंडी को इसके बारे में बताना चाहिए, है ना? सिया ने सोचा। मुका द्वारा भूमिगत सुरंगों से गुजरते हुए क्विन सतर्क था। मुका ही वह नेता था जिसके पास उन कोडों तक पहुंच थी जिनसे वह हर परिवार के इलाके में आ जा सकता था, और अगर कोई दूसरे परिवारों पर हमला करना चाहता था तो एक कोड उसके काम आ सकता था। चाहे मुका क्विन के प्रति कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करता हो, वह उसे संदिग्धों में से एक के रूप में खारिज नहीं कर सका। जटिल सुरंगों की भूल भुलैया से गुजरने के बाद वे अंततः एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां क्विन पहले कभी नहीं गया था, यहां तक कि सुरंगें भी थोड़ी अलग दिख रही थीं और पिछली सुरंगों की तुलना में अधिक चौड़ी थीं। इस समय छोटे मोटे अपराधों में कैद अपराधियों को मेरे महल के पास रखा जाता है, लेकिन जो लोग ज्यादा गंभीर अपराध करते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। मुका ने सुरंग का एक और ताला खोलते हुए कहा। सुरंग उन्हें सतह तक ले गई, और जब वे बाहर निकले तो क्विन देख सका कि वे अब एक ऐसे महल के सामने खड़े थे जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से अछूता पड़ा था। 14वां महल, क्विन ने अचानक कहा। हाँ, पहले अपराधियों को यहाँ नियमित रूप से लाया जाता था। मुझे नहीं पता कि आपको हमारे अतीत के बारे में ज्यादा पता है या नहीं, लेकिन कुछ परिवारों में फांसी न दिए जाने की एक वजह जरूर है। मुका ने समझाना शुरू किया। बेशक, आथा को दंडक क्यों बनाया गया था, इस कारण को जानते हुए क्विन को मूल पिशाचों के बारे में भी पता था। वे दोनों उस वीरान महल में घूमते रहे और आखिरकार उन्हें कई और ताले मिले। जब भी मुका इन दरवाज़ों को खोलता तो वह एक खास दस्ताने का इस्तेमाल करता। क्या यह उसकी क्षमता से संबंधित है? क्या यह उसे सभी दरवाजे खोलने की अनुमति देता है या ऐसा कुछ? क्विन ने आश्चर्य से देखा। नहीं, विंसेंट ने जवाब दिया। 9वें परिवार की क्षमता थोड़ी अनोखी है, बस यूँ कह लीजिए कि इसमें किस्मत का भी हाथ है। हमेशा की तरह विंसेंट को क्विन से पहेलियों में बात करना पसंद था, भले ही क्विन को लगता था कि यह इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। वे दोनों महल के अनगिनत कमरों में नहीं गए, बल्कि महल के भीतरी हिस्से में पहुंच गए, जहां बीचों बीच एक बड़ी चौकोर इमारत थी। बाहर की तरफ कोई खिड़कियां नहीं थीं और सामने की तरफ सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जिसमें सुरंगों जैसा ही ताला लगा था। मुझे पता है कि आपको रिपोर्ट देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ अपराधी लंबे समय से मौजूद हैं। और यकीन मानिए, अगर वे यहाँ हैं तो उन्होंने भयानक और अकल्पनीय अपराध किए हैं। मुका ने कहा। तो फिर फैक्स को इतनी कठोर सजा क्यों मिली? क्विन ने सवाल किया। जैसा कि मैंने कहा, इसमें से बहुत कुछ ब्रायस के माध्यम से थोपा गया था। मुझे लगा कि आज की तरह ही उस समय भी उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे। साथ ही अंतर ये था कि उसके अपराध नेताओं से जुड़े थे, जबकि सिर्फ पिशाचों के बीच के अपराधों को दूसरों की तरह सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं किया जाता। आखिरकार क्विन और मुका उस अजीबोगरीब इमारत में दाखिल हुए और कोठरियों में बंद तरह तरह के जीवों के बीच से गुजरे। कई ऐसे जीव थे जिन्हें क्विन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या हैं? क्विन ने पूछा। जब दंड देने वाले चले गए तो कुछ बेकाबू उपवर्गों को यहाँ रखा गया था, और कुछ मामलों में उनका इस्तेमाल लड़ाई के लिए भी किया जा सकता था। क्या तुम्हें याद नहीं कि पॉल के आदमी कब आए थे और उन्होंने वेंडिगो की एक सेना कैसे भेजी थी? खैर, यहीं उन्होंने उन्हें रखा था। क्या तुम्हें भी इन जीवों में रुचि है? मुका ने पूछा। नहीं, ये तो जंगली जानवर हैं, क्विन ने जवाब दिया। सच्चाई ये थी कि वह छाया भक्षक कौशल का प्रयोग अन्य पिशाचों के अलावा किसी अन्य पर नहीं कर सकता था। उन दोनों के सामने एक कोठरी थी और अंदर 10 पिशाच थे जिनकी आंखें मृत लग रही थीं। क्विन या मुका के अंदर आने पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे वहां बिल्कुल निश्चल और बेजान बैठे थे। वे भूखे लग रहे थे, साफ था कि वे जीवित रहने के लिए बस थोड़े से खून पर ही जी रहे थे। क्या आप चाहते थे कि मैं उन्हें आपके घर ले आऊं, या आप उनके साथ कुछ और करना चाहते हैं? मुका ने पूछा। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा था कि इन अपराधियों को पहले ही बता दिया गया है कि वे यहाँ हमेशा कष्ट सहते हुए रहेंगे। मैं उनके साथ जो कुछ भी करूंगा उसके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्विन ने कहा। मुका अब सोच रहा था कि क्विन जवाब देने से पहले क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौदा पहले ही हो चुका था और किसी को परवाह नहीं थी कि इन अपराधियों के साथ क्या हुआ। ये देखते हुए कि वे पहले से ही कितने कमज़ोर थे, क्विन को कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद वे क्या करना चाहते हैं यह उन पर निर्भर है, क्विन ने कहा, और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर विशाल छाया भक्षक कौशल को सक्रिय कर दिया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, और न ही उस छाया राक्षस ने उन्हें निगल लिया, तो उन्होंने पलटकर लड़ने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उन सभी की दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। उनकी ओर देखे बिना क्विन मुड़ा और अपने महल की ओर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। छाया भक्षक कौशल सफल। 100 मेगा कूलम बंद जोड़े गए हैं। मुझे आथा तक पहुंचना है।
क्विन ने सोचा। एक पल के लिए क्विन को लगा कि यह अफसोस की बात है कि कोठरियों में और अपराधी नहीं थे, लेकिन यह विचार तुरंत उसके दिमाग से निकल गया और उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। कोठरियों में जितने भी पिशाच थे, उन्हें देखते हुए वे काफ़ी कानून पालक लग रहे थे। उनके कुछ नियमों की सख्ती देखकर उसे समझ आ गया कि ऐसा क्यों है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने नेता के आदेशों का पालन करना उनकी संस्कृति में रचा बसा था। कुछ के पास तो बंधन में बंधने का विकल्प भी नहीं होता। फिर भी किसी भी समाज की तरह इसमें भी ऐसे लोग होंगे जो नियम तोड़ेंगे। क्विन के वोट के लिए हुए समझौतों में से एक ये भी था कि 10वीं को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अपराधी को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तब से ऐसा लगता है कि एक भी घटना नहीं हुई। कम से कम रिपोर्टों में तो यही कहा गया है। उसे नहीं पता था कि वे अपने नेताओं की बात सुन रहे थे या उससे यह बात छिपा रहे थे। वह आशा कर रहा था कि वह किसी तरह इसका भी उपयोग कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वह दूर जा रहा था, उसे अपने पीछे कोठरी में बंद लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो दर्द से कराह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज उनकी त्वचा को जला रहा हो। हालांकि ये जल्द ही बंद हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुका ने उनकी पीड़ा को जल्दी खत्म करने का फैसला किया था, जो कि असंभव था, या उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। ये तथ्य कि ऐसा होने की संभावना ज्यादा थी, ज्यादा परेशान करने वाला था। वे पहले से ही मौत के कगार पर देख रहे थे, लेकिन किसी वजह से वे टिके हुए थे। फिर भी क्विन की सज़ा ने उन्हें और भी ज्यादा मौत के मुंह में धकेल दिया। वे अपराधी थे, उन्होंने पहले ही बुरे काम कर लिए थे। क्विन ने मन ही मन दोहराया, बहुतों को बचाने के लिए कुछ लोगों की बलि चढ़ा दो। विंसेंट ने कहा, लगता है अब तुम समझने लगे हो कि शीर्ष पर बैठे नेताओं को किस तरह सोचना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उन्हें सिर्फ संख्याओं के रूप में देखना होगा। इस समय क्विन के पास अपनी छाया क्षमता का उपयोग करने के लिए कुल 300 मेगाकुलम पॉइंट थे, और वह भी सिर्फ 10 अपराधियों से। ये संख्या देखकर क्विन केवल कल्पना ही कर सकता था कि आथ ने कितने एमसी पॉइंट इकट्ठा किए होंगे। वह ये काम काफ़ी समय से कर रहा था, और यह साफ था कि उसने 10 से ज़्यादा पिशाचों पर छाया भक्षक कौशल का इस्तेमाल किया था। उसने उसे एक नेता पर भी यह कौशल इस्तेमाल करते देखा था, और शायद ये पहली बार भी नहीं था। क्या मैं समय रहते पर्याप्त रूप से मजबूत हो पाऊंगा? क्विन ने खुद से सवाल किया, लेकिन यही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। अपने महल की ओर लौटते हुए क्विन समझ गया कि उसके मुखौटे को कोई कॉल आ रही है। अब जब उसने दूसरों को उससे ज़्यादा संपर्क में रहने के लिए कह दिया था, तो उसने उसे अपने आयामी स्थान में नहीं, बल्कि अपने पास ही रखा। जब कोई उससे संपर्क करने की कोशिश करता, तो वह पुराने मोबाइल फ़ोन की तरह कंपन करने लगता। बोलो, क्विन ने स्पष्ट रूप से कहा। जो कुछ उसने अभी किया था उसके बाद वह अच्छे मूड में नहीं था। क्विन, मैं पीटर बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, इसलिए मैं लोगन को ढूंढने गया, जिसने तुमसे संपर्क किया था। मुझे चिंता थी कि शायद वह पहले ही तुमसे मिल चुकी होगी। पीटर ने समझाया। वह, हाँ, दूसरी नेता। मुझे ठीक से नहीं पता कि आपने उसके साथ क्या सौदा किया था, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसके साथ काम न करें। जब मैं उसके महल में रुका था तो मैंने थोड़ी बहुत जासूसी की थी। वह अक्सर दूसरे नेताओं से मिलती रहती थी, और आज जिन जिन से भी वह मिलती थी उन सभी ने उसे वोट दिया, लेकिन एक नेता ऐसा था जिससे वह हमेशा अकेले ही मिलती थी, और वह भी बाकियों से ज़्यादा। यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इस समय क्विन किसी भी सुराग की तलाश में था, और ये देखने के बाद कि उसने कैसे व्यवहार किया था और ब्राइस के साथ पद के लिए कैसे लड़ रही थी। अगर उसने काज पर भी हमला किया होता तो ये समझ में आता, हालांकि फैक्स अभी भी एक रहस्य था। क्या तुम्हें पता है वह नेता कौन है? क्विन ने पूछा। उसने सोचा कि शायद सिंडी इसके पीछे नहीं थी, बल्कि यह व्यक्ति जिसने पाला बदल दिया था, क्विन के अलावा कोई और जिसके पास निर्णायक वोट था, हो सकता है। हाँ, वह एक और महिला नेता थी, 8वीं नेता, पीटर ने कहा। सावधान रहना। 8वीं नेता जिल, लेकिन वह 10वें परिवार पर हमला क्यों करेगी? क्विन ने सोचा। हालांकि मुका की तरह, जो अन्य नेताओं को दरकिनार कर आश्चर्यजनक हमले के लिए सुरंगों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता था, जिल भी उन लोगों में से एक थी जिनके पास एक ऐसी क्षमता थी जो उसकी मदद कर सकती थी। नेताओं और महत्वपूर्ण हस्तियों के बीच होने वाले सभी संवादों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, इसलिए उन्हें सबसे अच्छी तरह पता होता था कि क्या हो रहा है। और हालांकि वह सारी बातचीत सुन सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जा सकता था। विंसेंट ने कहा, यह मत भूलिए कि इस क्विन के पीछे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। हम इतनी सीमित सोच नहीं रख सकते। लेकिन फिर जिल ब्रायस को वोट क्यों देगी? जब तक कि ब्रायस और जिल साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हों और उसने सचमुच अपनी ही बेटी के खिलाफ काम किया हो। ये बात उसे सिरदर्द दे रही थी। इसमें 2 लोग शामिल थे जो शायद उसे जवाब दे सकते थे। उनमें से एक फैक्स था, लेकिन उसकी यादें मिटा दी गई थीं, और दूसरा काज था। क्विन ने मुखौटे का इस्तेमाल करके बाकियों से संपर्क करने का अनुरोध किया, और आखिरकार नेट ने जवाब दिया।
क्या ये क्विन है? नेट ने पूछा। हाँ, हालात कैसे हैं? हैम को आखिरकार उनके बेस की ओर जाने का रास्ता मिल गया और उसे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वह सही था, ये वाकई बहुत दूर है और हम थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसे ही हमें निर्देशित करना है। अगर कुछ भी हुआ तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर ऐसा नहीं लगा कि अगर क्विन अभी उनके साथ जुड़ जाता तो वह कोई मदद कर पाता, न ही उन्हें उसकी वहाँ ज़रूरत थी। उसका समय कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता और वह यही बात जानता था। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने कामों में थोड़ा व्यस्त हो जाऊंगा, क्विन ने कॉल समाप्त करते हुए कहा। अपनी छाया यात्रा का उपयोग करते हुए क्विन सबसे पहले उस शाही रक्षक के संपर्क सूत्र के पास रुका जिसका इस्तेमाल उसे ड्वाइट से संपर्क करने के लिए करना था। उसने पीटर से मिली जानकारी का संदेश दिया। हो सकता है कि अपनी खोजबीन के जरिए ये सुराग उसे संदिग्ध की पहचान करने में मदद कर सके। ये स्पष्ट था कि ड्वाइट उससे कुछ बातें छिपा रहा था और अब तक उसे खुद ही सब कुछ पता चल गया होगा। जानकारी मिलने के बाद क्विन 10वें किले की ओर वापस लौटा और सबसे पहले उसने अपने सिस्टम पर प्रतिष्ठा की दुकान में प्रवेश किया। किले के भीतरी क्षेत्र के सामने के टावरों को चौथे स्तर तक उन्नत किया गया था। फिर दूसरे महल से जुड़े 2 अन्य द्वारों पर क्विन ने 2 और मीनारें खड़ी की और उन्हें एक स्तर ऊपर उठा दिया। अंत में महल के सामने क्विन ने दरवाजे के किनारे एक और गार्गोल जैसी मूर्ति स्थापित की। इस समय तक उसके द्वारा अर्जित सभी प्रतिष्ठा अंक खर्च हो चुके थे। वाह, वो देखो, 10वां अभी अभी गया है और उसने पहले से और भी मीनारें बना दी हैं। एक पिशाच ने इशारा किया। क्या वे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वह अपने महल क्षेत्र में ऐसी चीज़ें क्यों बनाएगा? ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि युद्ध होने वाला है या कुछ और। खैर, कुछ समय पहले ही उन पर हमला हुआ था। शायद वह बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि नेता को सचमुच अपने लोगों की परवाह है। क्विन, क्या तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम ये सब किसी कारण से कर रहे हो। विंसेंट ने पूछा। लियो बाहर है और वह एक बहुत ही मजबूत टीम है जिसे हमने खो दिया है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब तक सब यहाँ हैं, अगर मैं उन तक नहीं पहुंच पाया और कुछ हो गया तो कम से कम इससे उन्हें देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले से ही कुछ करने की योजना बना रखी है। बिल्कुल, क्विन ने जवाब दिया। मैं यहाँ यूं ही खड़ी होकर 1 हफ्ते तक इंतज़ार नहीं कर सकती कि वे अपनी मर्जी से काम लें और मेरे पास आएं। उम्मीद है कि लियो और सिल्वर फैक्स को बचा पाएंगे, लेकिन उसकी यादें चली जाने के बाद इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन एक इंसान तो है जिसे ब्रायस बाकियों से दूर रख रहा है, और इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। तो मैं पहले नेता के महल में घुस जाऊंगा और काज से पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था। काज की क्षत विक्षत लाश को एक अंधेरी गली में एक घर के पीछे टांग कर लटकाए हुए कई दिन बीत चुके थे और फिर भी प्रथम परिवार को इस घटना के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। क्या यह अहंकार था, गुस्सा था या कुछ और था जिसकी वजह से उन्होंने ये जानकारी छिपाई? लेकिन क्विन को इन सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि काज को भी किसी ने नहीं देखा था। उसके साथ जो हुआ उसे छुपाना एक बात थी, लेकिन एक पिशाच होने के नाते जख्मों को भरना तब तक आसान था जब तक उनमें खून हो। इसका मतलब था कि ब्रायस उसे घर के अंदर रखकर कुछ छिपा रहा था। दूसरे समूह के फैक्स के स्थान की ओर बढ़ने के साथ क्विन का मानना था कि सच्चाई का पता लगने से उन्हें मदद मिल सकती है या वे उस खतरे से बच सकते हैं जिसकी ओर वे भाग रहे हैं। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? अगर पकड़े गए तो कड़ी सजा होगी, विंसेंट ने चिंतित होकर कहा। अगर कोई नेता किसी दूसरे नेता के किले में घुस जाए तो वे सोचेंगे ही कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, खासकर जब सब कुछ चल रहा हो। मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। इसके 2 कारण हैं। क्विन ने समारोह से अपने कपड़े उतारते हुए जवाब दिया। वे बेहद असहज थे और अगर वो पकड़ा गया तो उसे अलग ही नजर आएगा। जब मुका ने ये सुझाव दिया था तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। तब से काफ़ी समय हो गया है, इसलिए शायद उसे लगता है कि अब मैं ये नहीं करूँगा। दूसरी बात है मेरी छाया लबादा पहनने की क्षमता। हाँ, इसे अभी भी नेताओं और शूरवीरों जैसे दूसरे लोगों से पहचाना जा सकता है, लेकिन आम पिशाचों से बच निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं है। तीसरी बात, अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं अपने जैसा नहीं दिखूंगा, क्विन ने आईने में देखते हुए कहा। प्रतिबिंब में क्विन बिल्कुल भी अपने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वह बस्ती के किसी पिशाच जैसा लग रहा था। कोई ऐसा जो पहले परिवार का था लेकिन अंदरूनी घेरे का हिस्सा नहीं था। सामान्य सपाट काले बाल, सामान्य चेहरा और देखने में बिल्कुल साधारण। बिल्कुल सही, पीटर का आत्मा हथियार वास्तव में ऐसी स्थितियों के लिए काम आता है, और लोगन के स्प्रे के साथ मैं अपनी गंध और दूसरों के बीच अंतर नहीं बता सकता, क्विन ने खुद पर गर्व करते हुए कहा। चलो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपने 2 कारण बताए और 3 बता दिए। गणित तो वाकई आपकी मजबूत विषय वस्तु नहीं है ना? विंसेंट ने टिप्पणी की। क्विन इस बात को लेकर मूर्ख नहीं था कि उसके कार्यों से कुछ बड़ा हो सकता है,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके सामने बड़े कार्य कर रहा था और उनसे मेल खाने के लिए उसे भी आंदोलन करने की जरूरत थी। जाने से पहले क्विन ने पॉल से मुलाकात की और उसे कड़ी चेतावनी दी। आपको उन्हें जल्द ही सबसे बुरे के लिए तैयार करना होगा। अगले सप्ताह राजा का चुनाव होने वाला है। मुझे यकीन है कि अन्य परिवार भी अपना कदम उठाएंगे, या यदि किसी को परिणाम नहीं मिलता है तो वे चाहते हैं कि यह पूरी जगह एक और पिशाच गृहयुद्ध में बदल जाए, और हमारा समूह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं 10वें परिवार के लिए यही चाहता हूं कि वे बाहरी मामलों में न पड़ें। हम यहीं रहेंगे, एक गढ़ बनाएंगे और अंदर के सभी लोगों की रक्षा करेंगे। जब भी संभव होगा मैं इस जगह के आसपास सब कुछ बेहतर बनाता रहूंगा। इसके साथ ही क्विन के लिए अपनी चाल चलने का समय आ गया था। पिशाच की दुनिया में रहते हुए छाया लबादा पहनने से वह लगभग अदृश्य हो गया था। अब उसके लिए अपने महल के इलाके में और उसके बाहर भी बिना देखे घूमना आसान था। बेशक उसके लिए सिर्फ भेष बदलना ठीक होता, लेकिन वह देखना चाहता था कि उसका साया लबादा कितना कारगर होगा। कभी कभी बस्ती में एक पिशाच होता था जिसकी इंद्रियां बाकियों से ज्यादा तेज होती थीं और वह क्विन की तरफ देखता था, लेकिन जब वे कुछ देखते तो उसे अनदेखा कर देते थे। उनके लिए यह बस एक एहसास था कि वहां कुछ है और वे निश्चित नहीं थे। लगता है आखिरकार यह काम हो जाएगा, क्विन ने सोचा। अंततः क्विन पहले महल क्षेत्र में पहुंचा और पहली बात जो उसने देखी वह ये थी कि अन्य महलों की तुलना में गेट पर खड़े गार्डों की संख्या अन्य महलों की तुलना में 3 गुना अधिक थी। शायद वह किसी को आगे बढ़ने के लिए स्वीकार कर रहा है, विंसेंट ने सोचा। खैर वह गलत नहीं होगा, या इसका मतलब यह है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ है। सामने के दरवाजे से जाने के बजाय क्विन ने दीवारों पर चढ़ने का फैसला किया। छाया लबादा तब तक सक्रिय रहेगा जब तक वह कोई और हुनर इस्तेमाल नहीं करता या ऐसा करते समय उसे चोट नहीं लगती। दीवारें भी पहरेदारों से भरी थीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और क्विन की गति तेज होने के कारण एक बार चढ़ने के बाद वह सीधे किले के अंदरूनी हिस्से में कूद सकता था, जिससे पहरेदारों को हल्की हवा का एहसास हो सकता था। गार्ड ने अपना सिर घुमाया और नीचे देखा जहां क्विन उतरा था, लेकिन कुछ भी नहीं देख सका, बिल्कुल बस्ती में रहने वाले तेज इंद्रियों वाले पिशाचों की तरह। अब तुम्हें सावधान रहना होगा, विंसेंट ने चेतावनी दी। महल के भीतरी इलाके में और महल में पिशाच सरदार होंगे, और वे भी जिनकी बुद्धि सबसे ज्यादा तेज होगी। चिंता मत करो, अगर वे मुझे महसूस भी कर लें तो भी वे मुझे देख नहीं पाएंगे, क्विन ने कहा, और वह महल की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। सामने के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल होगा, खासकर उस खास ताले के साथ जो डिजाइन किया गया था, लेकिन क्विन के लिए दूसरे रास्तों से अंदर जाना आसान था। महल के उस ओर घूमते हुए जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्विन ने जल्दी से छाया लबादा से अपने छाया यात्रा कौशल को बदल दिया, जिससे वह इमारतों के अंदर और नीचे जा सकता था। फिर जब वह दीवार के पार गया तो ये बहुत आसान था, बस अपनी छाया से बाहर निकलना और फिर से छाया लबादा पहनना। मौका सही कह रहा था, तुम्हारे पास इस तरह के काम के लिए ज़रूरी हुनर हैं। अगर सब कुछ नाकाम हो जाए और तुम बस अच्छी कमाई करना चाहते हो तो तुम्हें चोर या कुछ और बन जाना चाहिए, विंसेंट ने सलाह दी। हाँ, दुनिया का एक बड़ा कुख्यात चोर बनने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करना, यह एक शानदार विचार है, क्विन ने जवाब दिया जबकि वह महल से गुजरता रहा। सभी महल बड़े थे और वास्तव में इनमें से किसी में भी ज्यादा पिशाच नहीं थे। क्विन ने जब दूसरे महलों का दौरा किया तो ये बात गौर की। यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब ये खोजने का समय है कि काज इस जगह पर कहाँ है। महल में घूमते हुए क्विन ध्यान रखता था कि उसे कोई देखे न। वह लबादा ओढ़कर जगह जगह छिपता रहता था। उसकी इंद्रियां उनसे बेहतर थीं और सुनने की शक्ति भी, इसलिए जब भी उसे किसी के आने की आहट मिलती तो वह उनसे पहले ही कार्रवाई कर लेता था। नज़रों से बचने के लिए वह अपनी कई परछाई कलाओं का इस्तेमाल करता था। क्विन ने गौर किया कि दीवार पर लगी सारी पेंटिंग्स एक ही व्यक्ति की लग रही थीं। वह व्यक्ति ब्राइस जैसा तो लग रहा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। उसके पास इस आदमी की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, क्या आपको लगता है कि यह उसके पिता की है? क्विन ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, ब्रायस मुझसे भी बड़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह अपने पिता के साथ कभी इतना करीब रहा हो, विंसेंट ने जवाब दिया। जैसे जैसे वे काज को मंजिल दर मंजिल खोजते गए, उन्हें उसी आदमी की और भी शानदार पेंटिंग्स दिखाई दी जो गर्वीली और मजबूत थीं, और फिर छाया का उपयोग करते हुए एक कमरे में प्रवेश करते हुए जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। ये चित्रों से भरा एक कमरा था, लेकिन कोई साधारण पेंटिंग नहीं थी। जबकि अन्य चित्रों में मनुष्य को उसकी महिमा में सौम्य मुस्कान के साथ या जीवों और पशुओं को हराते हुए दिखाया गया था, ये चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे कि इन्हें खून से बनाया गया हो और चित्र पिघल रहे हों। उनमें से एक को पहचानने की कोशिश करते हुए क्विन देख सका कि यह वही आदमी था जो अन्य सभी चित्रों में था, जो फांसी के मंच पर खड़ा था और उसके बगल में खड़ा था। वह आता था। यह उसके पिता नहीं हैं, यह उसके दादा हैं, क्विन ने कहा। मुझे आर्थ की कहानी याद आ रही है, जिसमें उसने सोचा था कि उसके दोस्तों पर हमला करने वाले ही पहले नेता थे।
अब जब हम जानते हैं कि यह झूठ है तो इसका मतलब है कि ब्रायस के दादा को बिना किसी कारण के मार दिया गया था। कमरे में चारों ओर देखने पर क्विन को और भी भयानक पेंटिंग्स दिखाई दीं। ये कमरा ब्रायस के दादा की मृत्यु पर समर्पित था। एक का सिर घूम रहा था, दूसरे का तो मानो उसके दादा कब से जिंदा हो गए हों। क्विन अब तक मौत का अपना हिस्सा देख चुका था, उसके हाथ भी खून से सने थे, लेकिन ये कमरा उसे अलग लग रहा था और अब उसे परेशान करने लगा था। जहां भी वह मुड़ता उसे ब्रायस के दादा का सिर किसी न किसी तरह कटा हुआ दिखाई देता या उन्हें यातनाएं दी जाती और अंततः क्विन को कमरा छोड़कर जाना पड़ता। ब्रायस के पास ऐसा कमरा क्यों होगा, क्विन ने सोचा, लेकिन महल के चारों ओर उसकी और किसी की नहीं। सभी पेंटिंग्स को देखते हुए ऐसा लगा कि यह उसके दादाजी के प्रति पसंद से कहीं अधिक था। क्विन अपने काम में लगा रहा और आखिरकार वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो बंद लग रहा था, हालांकि वह कोई साधारण ताला नहीं था। महल में कुछ कमरे बंद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे ज्यादातर हथियार रखने के कमरे या शोध प्रयोगशाला की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वह कमरे सोने के कमरे के बीच में था। पहले की तरह ही छाया कौशल का उपयोग करते हुए क्विन ने कमरे में प्रवेश किया और जब वह अपनी छाया से ऊपर उठा तो उसे जैकपॉट मिल गया था। वह पीछे से कास को खिड़की से बाहर घूरते हुए देख सकता था। वह ठीक लग रही है तो उसे बंद क्यों किया जाए, क्विन ने सोचा जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। काज, मेरा तुम्हें चौंकाना कोई इरादा नहीं है, क्विन ने नर्म और कोमल आवाज में कहा। काज ने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों, मुझे इस जगह पर क्यों बंद कर दिया गया है? क्या मैंने कुछ बुरा किया है? उसने पूछा। ये देखकर क्विन थोड़ा उलझन में पड़ गया और उसकी आवाज़ किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। क्विन को उससे पहली मुलाकात की याद आ गई। काज, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? क्विन ने पूछा। तुम कौन हो? क्या तुम उस आदमी के साथ हो? काज ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। वह किस ओर इशारा कर रही है? जब क्विन ने पलट कर देखा तो कमरे के एक अंधेरे कोने में एक आदमी हाथ में बेंत लिए बैठा था। काज के कमरे के दरवाजे दालान में उड़ते हुए दिखाई दिए, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे पहले थे। वे चकनाचूर हो गए थे और उनके तुरंत बाद क्विन दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए आड़ा तिरछा खड़ा था। धिक्कार है इस बुढ़े पर, क्या वाकई इसे पहले हमला करने और बाद में सवाल पूछने वाला होना चाहिए? क्विन ने सोचा। तुम्हें लगता है कोई नेता इससे ज्यादा समझदार होगा? क्विन, उसकी आंखें देखो, यह कोई सोच समझकर किया गया हमला नहीं है। विंसेंट ने चेतावनी दी, ये शुद्ध क्रोध और घृणा से प्रेरित है। हमला इतना अचानक हुआ था, क्विन समझ भी नहीं पाता कि कौन था। इससे पहले ही ब्रायस अपनी जगह से उठा और एक मुक्का जड़ दिया, लेकिन ये कोई आम मुक्का नहीं था। उसके चारों ओर खून जम रहा था, जिससे वह सामान्य से ज्यादा तेज हो गया था। यद्यपि क्विन के पास अपनी छाया को ऊपर उठाने का समय नहीं था, फिर भी उसके पास क्यूई के दूसरे चरण के साथ खुद को ढालने का समय था, जिससे हमले की ताकत कम हो गई। 5 HP प्राप्त कार्य, प्रथम परिवार नेता को हराना। इनाम, तुरंत स्तर ऊपर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सच में सिस्टम, आपको लगता है कि मुझे नहीं पता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन इससे क्विन को एक बात जरूर पता चल गई कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह जीत सकता था। कम से कम सिस्टम तो यही सोचता था। मैंने देखा कि तुम उन दरवाजों से कैसे आए। ऊपर जाते हुए तुमने जो परछाई छोड़ी थी वो भी। ब्रायस ने टूटे दरवाजों से होते हुए दालान में जाते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, एक ऐसा चेहरा जिसे मैं नहीं पहचानता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अपने साथ वो शक्ति लेकर चलते हो। ब्रायस की आवाज़ में गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था और सुना जा सकता था क्योंकि उसके हाथ में पकड़ी बेंत हिल रही थी। क्या तुम उस बच्चे से प्रशिक्षित हो? नहीं, तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने मेरे हमले को रोक दिया, जिसके सिर्फ कुछ ही मायने हो सकते हैं। या तो तुम आथ के लिए काम करने वाले हो जो उस जमाने से अब तक जिंदा है, या फिर तुम खुद भेष बदलकर आए 10वें नेता हो। ब्रायस ने अपनी बेंत से तलवार निकाली और क्विन की ओर तान दी। तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबू रखना सीखना चाहिए क्योंकि लगता है मेरा एक अंदाज़ा सही था। ब्रायस अपनी तलवार घुमाते हुए चिल्लाया, लेकिन क्विन भी उतनी ही तेजी से अपने गंटलेट से हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रहा था। तलवार के और वार हुए और क्विन अपने गंटलेट से उन्हें रोकता रहा। मैं यूं ही ब्लॉक नहीं कर सकता। आखिरकार क्विन को हमलों की टाइमिंग समझ आ गई और वह अपनी परछाई उठाकर उनमें से एक को रोकने में कामयाब रहा और साथ ही अपने दोनों हाथों को भी आज़ाद रखा। उसने अपनी मुक्का ब्रायस के पेट की तरफ तान दी। हमले तो हुए, लेकिन ब्रायस अपनी तलवार से उसे रोकने में कामयाब रहा, बस उसे ज़मीन पर घसीटते हुए गलियारे में गिरा दिया। मैं कर सकता हूँ, मैं दूसरे नेता के साथ बराबरी कर सकता हूँ, क्विन ने मन ही मन सोचा। भले ही मेरे गॉन्टलेट सम्राट स्तर के हैं, अपनी परछाई और क्यूई के दूसरे चरण के साथ मैं उसके हमलों को रोक सकता हूँ। मैं अभी जश्न नहीं मनाऊंगा, विंसेंट ने कहा।
ब्राइस को किसी न किसी वजह से सबसे ताकतवर पिशाचों में से एक माना जाता है और उसे अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। उसने अभी तक अपनी क्षमता या रक्त शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है और अपने गॉन्टलेट्स तो देखो। अपने हाथों को नीचे देखते हुए क्विन देख सकता था कि वे बुरी तरह से छिल गए थे और खरोंच गए थे। प्रत्येक हमले के साथ वे चोटिल हो रहे थे, जबकि उन पर दूसरे चरण की क्यूई की परत चढ़ी हुई थी। स्थायित्व 90%। अगर मैं सिर्फ अपने गॉन्टलेट से हमलों को रोकता रहा तो वे अंततः टूट जाएंगे और मैं अपनी परछाई का इस्तेमाल बचाव के लिए भी नहीं कर पाऊंगा। वह भी सिर्फ मुंह के मार रहा है, लेकिन ज्यादा जोरदार हमलों से मेरे मैक पॉइंट्स तुरंत शून्य हो जाएंगे। काज अपने कमरे की खिड़की से भागकर बाहर आई थी और अब दरवाजे के पास कोने से झांककर दालान में दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उस बूढ़े आदमी को लड़ते हुए देखकर उसके सीने में दर्द सा महसूस हुआ। क्या ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? उसने सोचा। तेज और कुशल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 10वें नेता हो, ब्राइस ने कहा। मैं यहाँ किसी घटना का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि कोई वापस आकर काम पूरा कर देगा जब तक उन्होंने काज को नहीं मारा था। शायद वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं कुछ करूं या कुछ करूं, इसलिए मैंने उल्टा किया। मैंने ऐसा किया कि उसके बारे में कोई खबर लीक न हो, और मुझे पता था कि जिसने भी ये किया होगा वह चिंतित होगा और वे अंततः वापस आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दंड देने वालों के बचे हुए लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर काम करने का फैसला क्यों किया है। क्या आप रक्तपिपासुओं के साथ हैं या सिंडी के साथ? ब्राइस ने पूछा। उसने अपना ब्लेड फिर घुमाया, इस बार उससे खून का वार किया। यह एक ऐसा कौशल था जो लियो के कौशल जैसा ही लग रहा था। इसकी ताकत को अच्छी तरह समझते हुए क्विन ने इसे टाल दिया, लेकिन फिर उसे पता चल गया कि ब्राइस का असली ब्लेड जल्द ही आ रहा है, इस बार लाल खून से सना हुआ। अपने गॉन्टलेट के सक्रिय कौशल को सक्रिय करते हुए क्विन ने अपने गॉन्टलेट के ऊपर से ऊर्जा की लाल अग्नि ब्लेड को बाहर निकाला और उसे क्यूई के दूसरे चरण से ढक दिया। दोनों ब्लेड आपस में टकराए और क्विन तलवार को रोकने में सक्षम हो गया। फिलहाल इससे उसके गॉन्टलेट के क्षतिग्रस्त होने की समस्या हल हो गई, क्योंकि ब्लेड उसके गॉन्टलेट के सक्रिय कौशल के आधार पर काम कर रहा था। लेकिन ब्लेड को बाहर रखने के लिए क्विन को अपनी क्यूई का इस्तेमाल करना होगा, जो उसकी ऊर्जा को तेजी से खत्म कर रही थी। तभी क्विन ने ब्राइस के चेहरे पर मुस्कान देखी। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा हमला रोक दिया, उसने कहा। कुछ सेकंड बाद उसके कवच और कंधों में चुभन भरा दर्द महसूस होने लगा। उसके शरीर पर 2 बड़े बड़े कट के निशान दिखाई देने लगे और उसके जख्मों से खून बहने लगा। लेकिन मैंने हमले को रोक दिया, फिर भी वह मुझ पर कैसे हमला कर सका? अरे मूर्ख, क्या तूने उसकी क्षमता पहले कई बार नहीं देखी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने उसका हमला रोका या नहीं, या बाल बाल बच गया। बस उसकी तलवार की रेंज में मत आना। अगर जीतना है तो ये लड़ाई लंबी दूरी की होनी चाहिए, विंसेंट ने सलाह दी। दर्द सहते हुए क्विन ने अपने दांत पीस लिए और दर्द को क्रोध में बदल दिया। वह ब्राइस के किए का बदला लेना चाहता था। जानते हो, अगर तुम हम दोनों को बात करने दोगे तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, क्विन चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी क्यूई को गॉन्टलेट से निकली ज्वाला पर केंद्रित किया और ब्राइस की तलवार को एक तरफ घुमा दिया। फिर परछाई को दूर फेंककर उसने एक रास्ता बनाया। खुशकिस्मती से ब्राइस पास ही था और इलाका सनकरा था, इसलिए परछाई उस पर लग गई थी, जिससे उसकी गति धीमी हो गई थी। अगर वह भागना चाहता तो अब उसके लिए मुश्किल होता। फिर क्विन ने अपनी पूरी ताकत से अपने पंजे जैसे हाथ को किसी जंगली जानवर की तरह घुमाया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसे लगा जैसे उसके दस्ताने के बाहरी हिस्से पर कई वार हो रहे हों। ब्राइस की क्षमता के वार उसके हाथ पर लग रहे थे, उसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इससे उसका अपना हाथ धीमा तो हो गया, लेकिन आखिरकार उसकी उंगलियां ब्राइस की छाती को छू गईं, जिससे खून बहने लगा। फिर वह क्विन से दूर हट गया। बाएं गॉन्टलेट का स्थायित्व 70%। अरे, मैं तो बस उसे छू पाया और मेरे दस्ताने तो पहले ही बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मैं भी इतनी सारी क्यूई इस्तेमाल करते करते काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन साए ने उसे धीमा कर दिया है और मैं उसे चोट पहुँचा सकता हूँ। क्विन अभी भी खून के हमले कर सकता था, लेकिन इस तरह की लड़ाई में क्विन इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहता था कि वह कितना खून इस्तेमाल करता है, और वह अब भी जानता था कि ब्राइस ने अभी तक अपना पूरा खून इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि क्विन अचानक हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि ब्राइस उसकी छाती को पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। हालांकि वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। यह क्या बकवास है? ब्राइस चिल्लाया और कुछ ही देर बाद उसकी छाती को पकड़े हुए चीखने लगा। ऐसी छोटी सी खरोंच से उसे दर्द होता है, लेकिन कैसे? अपने रक्त लाल दस्ताने देखकर क्विन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लौटने के बाद ये किसी पिशाच से उसकी पहली लड़ाई थी। दस्ताने से लड़ते हुए वह भूल गया था कि उनका यह असर होता है। इस समय ब्राइस को जो तकलीफ हो रही थी वह एलेक्स से निकला रक्त परी का खून था। उसके शरीर में बहता रक्त फैल रहा था और दर्द जारी था,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि ब्रायस कुछ करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने सचेत होकर अपना हाथ अपनी छाती पर रखा हुआ था। तुम्हारी ये छोटी मोटी तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेंगी, ब्रायस चिल्लाया। जैसे ही ब्रायस ने अपना हाथ छाती से हटाया, दर्द और ऐंठन की आवाज़ें जल्द ही बंद हो गईं और संक्रमित खून हवा में तैरता हुआ दिखाई देने लगा। यह उसकी उंगलियों के थोड़ा ऊपर, उसके शरीर से बाहर, वहीं रुक गया और जल्द ही घाव फिर से भरने लगा। तुम्हारी आस्तीन में कुछ गंदी चालें छिपी हैं। ऐसा खून, क्या ये किसी परी का खून है? तुम कौन हो? क्या उसने सिर्फ खून निकालने के लिए ब्लड कंट्रोल का इस्तेमाल किया था? यही एक और वजह थी कि क्विन अपने ब्लड अटैक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। क्विन खून से जो कुछ भी कर सकता था, ब्रायस भी कर सकता था, और उसके ब्लड कंट्रोल की बदौलत वह बेहतर और मजबूत था। हालांकि क्विन के पास उस स्थिति को बराबर करने के लिए क्यूई जरूर था। ब्रायस ने जल्दी से अपने पास रखे एक फ्लास्क को निकाला और खून को अपनी तलवार पर उड़ेल दिया और देखते ही देखते तलवार चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार धड़क रही हो, मानो अभी अभी चखे गए स्वादिष्ट खून को और पीना चाह रही हो। रक्त हथियार, क्विन यहाँ से चले जाओ, ये वही खूनी हथियार है जो पहली पीढ़ी के परिवार के बीच चला आ रहा है, विंसेंट ने चेतावनी दी। क्विन सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी ब्रायस ने तलवार उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही तलवार जमीन पर लगी, मानो पिघलकर गायब हो गई हो। जैसे ही तलवार पिघली, पूरे इलाके में खून फैलने लगा। आसपास का इलाका, जमीन, दालान के किनारे और ऊपरी हिस्सा तेजी से खून से भर गया। क्विन ने अपने पैरों को छाया में ढक लिया था ताकि तलवार सीधे जमीन पर न लगे। यह क्षेत्र छोटा था, लेकिन इसने क्विन को उसके छाया गुंबद की कुछ याद दिला दी। रिफ्लेक्टिव ब्लड वेपन स्किल एक्टिवेट करो, ब्रायस बुदबुदाया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दीवार के ऊपर की ओर खून का एक वार किया। जब वार हुआ तो वह दीवार से टकराकर उछल गया, उसका आकार बढ़ता गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रहा हो। अगली बार वह जमीन से टकराया और फिर वही हुआ। इस जगह में उसके रक्त के हमले हर बार उसके द्वारा बनाए गए रक्त क्षेत्र से शक्ति प्राप्त करते हुए परिलक्षित होते हैं। हमले थोड़े बेतरतीब होते हैं, लेकिन इससे आपके लिए स्थिति और भी बदतर हो जाती है, विंसेंट ने समझाया। फिर ब्रायस ने खून के कई वार करने शुरू कर दिए और अब इतनी तेजी से उछलते हुए खून के दर्जनों वार उस छोटे से इलाके में चारों ओर उछल रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे के इलाके में पहले से ही खून के कई वार हो चुके थे। क्विन ने एक या दो पटरियों से बचने के लिए अपने तेज कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे वह थक गया और अंततः पीछे से एक ने उसे टक्कर मार दी। -10 HP, लेकिन वह रुक नहीं सका और आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। हमलों पर काबू न पा पाने का मतलब था कि कास पर भी खून के हमले हो रहे थे। दुर्भाग्यवश कास के लिए ब्लेड उसकी बांह के आर पार हो गया था और वह कट गई थी। यह आदमी क्या सचमुच उसकी परवाह नहीं करता? अपनी ओर और भी ब्लेड आते देख क्विन आगे की ओर दौड़ा और दोनों हथेलियां फैलाकर खून की बौछारें छोड़ दीं। ये हमलों को नाकाम करने के लिए तो काफ़ी नहीं था, लेकिन जब ये लगता तो उनका रास्ता थोड़ा बदल देता और वे रास्ता बदलकर दूसरी दिशा में चले जाते। वह ऐसा हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्येक रक्त छिड़काव के साथ उसका एचपी तेजी से नीचे चला जाता है। हमें यहाँ से निकलना होगा, क्विन ने सोचा और अंततः वह कास के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। 30100 एचपी। अब उस क्षेत्र में खून के बहुत सारे निशान थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, क्विन ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। कौशल सक्रिय, छाया लॉक। वे दोनों सभी हमलों से बचते हुए गायब हो गए। उस पल ब्रायस रुक गया था। उसके अपने ब्लेडों के हमले दीवारों से टकराकर उसे मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपनी क्षमता की बदौलत वह अपनी ओर आने वाले सभी हमलों को आसानी से रोक पाया। उसी समय दीवारों से निकलने वाली लाल ऊर्जा मंद पड़ने लगी। वे दीवारों से नीचे गिर गए और सभी ब्राइस के सामने एक स्थान की ओर बढ़ने लगे और अंततः वह तलवार बन गई जो कभी उसके पास थी। ब्राइस फर्श पर पड़े कटे हुए हाथ के पास गया। वे कहाँ गए? उसने सोचा और हवा सूंघने लगा। वे अब यहाँ नहीं हैं। उनका पूरा वजूद गायब हो गया है। क्या ये वही हुनर है जो दूसरे दंडक ने इस्तेमाल किया था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वह यहीं वापस आएगा। तुम छिप तो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सभी दंडकों का सफाया कर दूंगा। ब्रायस ने अपनी तलवार जमीन में घोंपते हुए कहा, जहां उन दोनों को आखिरी बार देखा गया था। यार, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है ना? क्विन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। कास जमीन पर बैठी थी, अपनी बांह को वहीं से पकड़े हुए जहां से उसे काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पहले भी कुछ हमले हुए हों। उसे इस हालत में देखकर क्विन को उस पर तरस आने लगा, भले ही उसने कुछ भी किया हो। ऐसे पिता के साथ बड़ा होना वाकई मुश्किल रहा होगा। क्विन ने पहले भी ब्रायस को खून के मामले में जिंदगियों की परवाह न करते देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कास के साथ ऐसा व्यवहार करेगा।
हालांकि उसका हाथ ठीक हो जाएगा और अब भी उसके सिरे से खून नहीं बह रहा था। उसने कमरे में चारों ओर देखना शुरू किया और पाया कि वे एक अंधेरी जगह में थे जो पूरी तरह से अंधेरी थी और जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। हम कहाँ हैं? उसने पूछा। यह मेरी क्षमता का हिस्सा है, चिंता मत करो, हम यहाँ सुरक्षित हैं, कम से कम अभी के लिए, क्विन ने कहा, लेकिन वह खुद भी बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा था। काज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तब तक उसकी बाँह को देखता रहा जब तक कि वह अंततः बोल नहीं पड़ी। तो ये सच है, वह आदमी सचमुच मेरा पिता है, उसने कहा। अगर ऐसा है तो फिर जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखें इतनी खोखली क्यों लगती हैं? उसे देखकर क्विन समझ गया कि वह परेशान है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या समस्या है और वह उन्हें सुझाने के लिए सलाहकार की भूमिका नहीं निभाने वाला था। हालांकि वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी भी समस्याओं से निपटना था। काज, मुझे पता है कि मैं अभी ऐसा नहीं देख रहा हूँ, लेकिन असल में मैं ही हूँ, क्विन। मैंने सुना है कि तुम पर हमला हुआ था और मैं सोच रहा था कि क्या तुम जानते हो कि किसने हमला किया था? अगर हम इस मामले का पता लगा लें तो शायद मैं तुम्हारे पिता को समझा सकूं और वो हम पर हमला करना बंद कर देंगे, क्विन ने विनती की। लेकिन काज की तरफ से सिर्फ खामोशी और सिसकियां आ रही थीं, लेकिन क्विन उसके इस तरह से व्यवहार करने के मूड में नहीं था। मेरी बात सुनो, काज, क्विन ने उसके कंधे हिलाते हुए कहा। फैक्स को क्या हुआ? क्या तुम उसके साथ थीं? क्या तुम अकेली थीं? क्या वह किसी और परिवार में से एक था? क्विन ने आगे कहा। मुझे नहीं पता, वह चीखी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं, और फिर जो मुझे पापा कहता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरा परिवार कहाँ है? वह चीखती और रोती रही। उसके कुछ शब्दों से क्विन को उसकी कही हुई कोई बात समझ में आ गई थी, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वाह, तुम्हें सच में लोगों के साथ पेश आना नहीं आता? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसे कितनी दिक्कतें हो रही हैं? विंसेंट बड़बड़ाने लगा। उसे शांत करो और उससे साफ जवाब लो। एक पिशाच नेता द्वारा हमला किया जाना और ऐसी स्थिति में फंस जाना, ये तनावपूर्ण था। क्विन काज से बात करते समय अभी भी लड़ाई के मूड में था, हालांकि अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा दिया। काज, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी यादें चली गई हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया और नाक सुड़कना जारी रखा। तो क्या फैक्स जैसा है जिसने काज के साथ ऐसा किया, उसने फैक्स के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन क्यों? दोनों की यादें मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसीलिए ब्रायस ने उसे बाहर नहीं जाने दिया ताकि जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जा सके? और अब उसे लगता है कि मैं ही हूँ। धिक्कार है, हम दोनों को तो लड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती कि इसके पीछे कौन है, तब तक वह मुझ पर ही शक करेगा। खड़े होते समय क्विन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। काज, अगर हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें किसी कारण से जिंदा रखा गया था और ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है। हम यहाँ से निकल जाएंगे, काज ने जवाब दिया। लेकिन उस आदमी का क्या वो हम पर फिर से हमला नहीं करेगा? वो बहुत ताकतवर लग रहा है। काज सही थे, ब्रायस ताकतवर थे, लेकिन मुकाबले के दौरान ऐसा नहीं लगा कि उन्हें हराना नामुमकिन है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जिसका सामना उन्होंने पहले किया हो। चिंता मत करो, यह आसान है। यहाँ से निकलने के लिए मुझे बस तुम्हारे बुजुर्ग की गांड पर लात मारनी है, क्विन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। मैं भी एक नेता हूँ और मैं उसे दिखा दूंगा कि नया 10वां नेता यूं ही पिटने वाला नहीं है। दालान में खड़ा ब्रायस उस जगह से हिला तक नहीं जहां उसने आखिरी बार क्विन और काज को देखा था। वह वहीं मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। आखिरकार महल में कुछ लोग थे जिन्होंने ये शोरगुल सुना था। वे दौड़कर वहां पहुंचे जहां उन्हें शोरगुल सुनाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि दालान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और ब्रायस वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। सर, क्या पहला महल किसी के हमले का शिकार है? पिशाच ने दूसरों के सामने पूछा। ब्रायस ने जवाब देते समय अपनी नज़रें वहां से हटाई ही नहीं। ये जगह छोड़ दो, और अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे तो इस जगह पर वापस मत आना। सुनिश्चित करो कि सभी लोग यहाँ से दूर रहें। पिशाच रक्षक ने अपने बाकी आदमियों को आदेश दिया कि वे जैसा कहें वैसा करें। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? ब्रायस ने सोचा। उसी क्षण एक काली परछाई का द्वार दिखाई देने लगा। ब्रायस ने अपनी तलवार थाम ली, जो आने वाली घटना के लिए तैयार था। जैसे ही उसने परछाई से एक लाल दस्ताने को निकलते देखा, उसने सीधे उस पर वार किया। दोनों वस्तुओं के टकराने पर एक तेज आवाज सुनाई दी। हालांकि पहले के विपरीत शक्ति का टकराव बराबर नहीं था और इसके बजाय ब्रायस का हाथ पीछे की ओर उछल गया, जिससे उसका पूरा शरीर लगभग चकनाचूर हो गया। क्विन और काज उस परछाई से बाहर आ रहे थे।
वह जल्दी से कमरे में वापस चली गई और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उस लड़ाई को देखने लगी जो फिर से होने वाली थी। तुम्हें पता है, तुम बहुत जल्दी अनुमान लगा लेते हो। मुझे पता था कि तुम यहाँ हमारा इंतजार कर रहे होगे, क्विन ने कहा। ब्रायस बहुत तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस परछाई के बारे में कुछ जानकारी थी। इसलिए क्विन ने मान लिया कि वह उसका इंतजार कर रहा होगा। ब्रायस का वहां होना क्विन के लिए फायदेमंद था। परछाई में उसके पास हथौड़े के वार के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने का पर्याप्त समय था और उसने समय भी ऐसा रखा था कि जब वह पोर्टल से बाहर आए तो उसकी मुट्ठी तलवार से टकरा जाए। क्विन, अगर ब्राइस को हराने का कोई समय है तो वह अभी है। लगता है उसने अपने लिए सिर्फ एक ही खून की बोतल तैयार की है, इसलिए वह अपना खूनी हथियार दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, विंसेंट ने समझाया। क्विन के लिए भी उसने अपना एचपी बहाल करने के लिए अपने ही फ्लास्क से रक्त पी लिया था और आपात स्थिति के लिए उसके पास अभी भी उसका विश्वसनीय रक्त बैंक था। आपकी क्षमता कष्टप्रद है, लेकिन मैं आप पर दूर से भी हमला कर सकता हूँ। क्विन ने अपना खूनी वार फेंका और अपनी परछाई से उसे झट से पकड़कर खूनी दरांती बना ली। उसे अपनी तरफ घुमाते हुए वह दीवारों के किनारे किनारे घिसटता हुआ चला गया। दालान बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि क्विन का हमला अपनी पूरी गति पकड़ सके। इतनी दूर से हमला देखकर ब्रायस अपनी तलवार उठाकर उसे आसानी से रोक पाया। हालांकि जब हमला हुआ तो वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। खून सख्त हो रहा है, खून का वार। ब्रायस ने 2 कौशल सक्रिय किए, अपनी तलवार को खून से भर लिया और फिर बाद में एक वार करके दरांती को फेंक दिया। ये वही हमला है जो उस मूर्ख लड़के ने किया था, ब्राइस गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार तेजी से हवा में घुमानी शुरू कर दी। क्विन गिन भी नहीं पा रहा था कि उसने कितने वार किए हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आम खूनी वार कर रहा हो, लेकिन जब तलवार हवा में घूमती तो खूनी वार बनता, लेकिन वह हटा नहीं, बल्कि वहीं हवा में तैरता रहा। अब ब्राइस के सामने उसकी तलवार से बने लगभग 100 खूनी वार अपनी जगह पर तैर रहे थे। रक्त नियंत्रण, हटो, ब्राइस ने आदेश दिया और सभी रक्त प्रहार अब क्विन की ओर बढ़ रहे थे। अगर मैं इसे अपनी परछाई से रोक दूं तो मेरे पास जितने भी अतिरिक्त एमसी पॉइंट्स हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ और करना होगा, क्विन ने सोचा। सही समय पर अपने ऊपर आने वाले सभी हमलों की प्रतीक्षा करते हुए क्विन ने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया और उसे मुट्ठी में भींच लिया। छाया ताला, खुद को छाया में ले जाकर उसने कुछ सेकंड इंतजार किया। सभी हमले उस जगह पर टकराए थे जहां क्विन था या एक दूसरे में। हमलों से उड़ी धूल और मलबे के कारण देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जल्द ही ब्रायस को दिखाई दिया कि एक आकृति अभी भी वहां खड़ी थी। क्विन छाया लॉक से बाहर आ गया था और उसे पता था कि हमला कब खत्म होगा। छायापथ सक्रिय करें। छायापथ कौशल को सक्रिय करते हुए इसने फर्श पर छायाओं की एक श्रृंखला बना दी। ब्रायस पिछली बार से ये देख रहा था, इसलिए वह छाया को खुद को छूने नहीं दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। वह दीवार के किनारे कूद गया, अपने पैर उसमें गड़ा दिए और तेजी से क्विन की ओर दौड़ने लगा। मुझे पता था कि आप इससे बच जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप उस धीमी गति के कौशल से प्रभावित होंगे। छाया हॉप। छाया में धंसते हुए क्विन अपनी परछाई के रास्ते के अंत में फिर से प्रकट हुआ और अब ब्रायस के ठीक पीछे था। उसने तुरंत एक रक्त अर्धचंद्राकार किक मारी। क्विन ने अपनी परछाई से उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से घुमाकर और गति पैदा की। वह किक ब्रायस से टकराए और उसे दीवार से उछालकर जमीन पर गिरा दिया। उसे आराम न करने देते हुए क्विन ने अपना पैर उसके सिर के ऊपर उठाते हुए उसकी ओर छलांग लगाई और अपने पैर से एक और छायादार दरांती बनाई तथा उसे फिर से ब्राइस की ओर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। प्रहार जमीन पर हुआ और पूरा फर्श हिलने लगा। हालांकि यह पिशाचों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कठोर काले पदार्थ से बना था, फिर भी ऐसा लगा कि ये 2 नेताओं के बीच लड़ाई में अधिक दंड सहन नहीं कर सकता। महल के अंदर मौजूद पिशाचों को चिंता होने लगी थी। कोई ब्रायस के खिलाफ इतनी देर तक लड़ेगा, इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और वे लड़ाई की ताकत को महसूस भी कर सकते थे, लेकिन वे अपने नेता के आदेश का पालन करेंगे और उसमें शामिल नहीं होंगे। जब क्विन ने अपना पैर हिलाया तो उसने देखा कि ब्रायस कुल्हाड़ी के वार से बच गया था, लेकिन वह पहले हुए हमले से घायल था और खून बह रहा था। वह एक तरफ खड़ा था। वो जख्म तो फिर से भर जाएगा और मैं ज्यादा देर तक ये सारे हमले नहीं कर सकता। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे पहले की तरह अपने गॉन्टलेट्स इस्तेमाल करने होंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हुए क्विन को केवल ब्राइस की क्षमता के बारे में चिंता करने की जरूरत थी। इससे उसे चोट लग सकती थी, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने के लिए उसे चोट लगने की जरूरत थी। वह मिड रेंज लेवल पर था और अपना हाथ बढ़ाकर क्विन ने ब्राइस की तरफ एक खूनी गोली चलाई। ये गोली पहले दूसरे लीडर्स के खिलाफ काम कर चुकी थी और उसे लगा कि अब भी काम करेगी। क्यूई के साथ इसे ठीक करना मुश्किल होगा। हालांकि ब्रायस ने अपनी तलवार और शरीर को एक अजीब तरीके से हिलाया था। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी तलवार के किनारे से गोली को वापस क्विन पर फेंका, जो उसके घुटने में लगी।
क्विन चिल्लाया लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए। 5-0 HP। ब्रायस ने अपने ही हमले की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया था और उसे अपने हमले से भी बड़ा बना दिया था। रक्त बैंक सक्रिय। ब्लड बैंक को सक्रिय करते हुए उसे अपने घुटने को समय पर ठीक करने की जरूरत थी क्योंकि ब्रायस ऊपर से अपनी तलवार घुमाते हुए आगे आ रहा था। सौभाग्य से क्विन का रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था और वह जमीन पर अपने पैर पटकने में कामयाब रहा और ऊपर से आ रही तलवार को दूर धकेलने में कामयाब रहा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद ब्रायस की एक जोरदार किक क्विन के चेहरे पर लगी। 2-0 HP। लड़खड़ाते हुए जमीन पर हाथ रखते हुए क्विन ने उन दोनों के चारों ओर परछाई फैला दी थी। ये जोखिम भरा था क्योंकि क्विन के परछाई के MC पॉइंट कम थे। अगर ब्रायस अब परछाई पर हमला करता तो उसके पास एक भी नहीं बचता, लेकिन अगर वह परछाई ब्रायस को छूती तो उसकी गति धीमी हो जाती। जमीन पर गिरते हुए अपना पैर उठाकर क्विन ने ब्रायस के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, फिर अपनी पूरी क्यूई का इस्तेमाल करके अपने गॉन्टलेट्स को दूसरे चरण से उनमें बंद कर लिया और पहले चरण से उन्हें शक्ति प्रदान की। क्विन ने अपनी मुट्ठियां आगे की ओर फेंकी और ब्रायस के पेट में घुस गईं। कपड़ों को फाड़ते हुए क्विन देख सकती थी कि ब्रायस भी अपने पूरे शरीर में रक्त सख्त करने के कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन क्विन के क्यूई का वह हमले के सामने ये बेकार लग रहा था। जैसे ही ब्रायस उसके ऊपर गिरने वाला था, क्विन ने अपना शरीर छाया में डाल लिया और एक अलग स्थान पर कूद गया। उसने ब्रायस को जमीन पर पसीने से तर और दर्द से तड़पते देखा और वह उठ ही नहीं रहा था। ब्रायस के पास जाकर क्विन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ब्रायस का इलाज हो चुका है ताकि वह अब उसे कोई परेशानी न दे। कृपया उसे मत मारो, काज ने बगल से विनती की। उसे देखते हुए क्विन सोच रही थी कि वह अब भी उसकी परवाह क्यों करती है, जबकि उसे उस आदमी की कोई याद नहीं थी और उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या इसकी वजह उनका परिवार था या पिशाचों का बंधन? लेकिन उसकी आंसुओं से भरी आंखें कह रही थीं कि यह उससे कहीं बढ़कर था। क्विन ने ब्रायस को अपने पैर से लात मारते हुए उसे इस तरह हिलाया कि अब वह पेट के बल नहीं बल्कि पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसके पेट के आसपास का घाव पहले की तरह ठीक नहीं हो रहा था। ब्रायस ने अपना हाथ घाव पर रखा हुआ था, मानो वह फिर से जहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उस क्षण ब्रायस खिलखिलाकर हंसने लगा। हा, तुम सच में बच्चे हो। 10वें नेता, मैं तुमसे हार गया, ब्रायस ने कहा। पिशाचों और पिशाचों से हार कर पिशाच सचमुच बर्बाद हो गए हैं। अपना चेहरा छूते ही क्विन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जब ब्रायस ने उसके सिर पर लात मारी थी तो मुखौटा टूटकर गिर गया था। सुनो बूढ़े आदमी, मैं शुरू से ही तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुम ही थे जिन्होंने बिना कोई सवाल पूछे मुझ पर हमला कर दिया। मैं बस काज से पूछना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूं जिन्होंने मेरे लोगों पर हमला किया और मुझे बस यही चिंता है। क्विन ने एक बार फिर काज की ओर देखा और फिर ब्रायस की ओर देखा और फिर वहां से चले जाने का निर्णय लिया। बस याद रखना, मैंने तुम्हारी जान बख्शी जबकि मैं तुम्हें मार सकता था। मैं इस सब के पीछे नहीं हूं और तुम्हें अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हें अभी नहीं बचाता। अनुसंधानपूर्ण, ऐसा लग रहा है कि मैं अंततः नेताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया हूं, लेकिन आत का सामना करने में मुझे अभी भी बहुत समय लगेगा। क्विन ने सोचा। खोज पूरी हुई, तुरंत स्तर ऊपर इनाम प्राप्त। अब आप लेवल 41 पर हैं। अपना इनाम देखकर क्विन सचमुच थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जब भी उसे एवोल्यूशन रीसेट का अनुभव होता था तो पहला लेवल हमेशा सबसे आसान होता था क्योंकि उसके लिए एक्सपी पॉइंट्स की ज़रूरत कम होती थी। चूंकि हर स्तर के साथ यह और भी मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वह इस तरह का इनाम कहीं और भी ऊंचे स्तर पर पाना पसंद करता। फिर भी उसने सोचा कि उसे इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उसने अपने आंकड़ों को अपनी ताकत में जोड़कर उसे 65 तक पहुंचाने का फैसला किया। इस लड़ाई से क्विन को ये सीख मिली कि अगर वह अपनी बीस्ट गियर पहने रहे तो वह किसी भी लीडर की गति और ताकत का मुकाबला कर सकता है। बेशक ब्रायस के प्राकृतिक हमले थोड़े ज़्यादा तेज हो सकते हैं, लेकिन क्विन के पास उसकी भरपाई करने के लिए क्यूई था। उसे बस इतना ध्यान रखना होगा कि उसकी क्यूई खत्म न हो जाए। पिशाचों के बीच लड़ाई लंबी और थकाऊ हो सकती है। उसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी उसे क्यूई से उतनी ही कम भरपाई करनी होगी। बेशक जब वह अपनी क्यूई को इसमें शामिल करेगा तो इससे एक बड़ा धमाका भी होगा जिसका असर बहुत बड़ा होगा। हालांकि किसी नेता को हराने पर क्विन को सिर्फ यही इनाम नहीं मिला। पिछली बार के उलट इस बार वह बहुत खुश था। रक्त नियंत्रण जोड़ 3-0, कुल रक्त नियंत्रण 44। यह उसके बूढ़ नियंत्रण में एक बड़ा सुधार था जिसे वह फैक्स की मदद से ही थोड़ा बहुत सुधार पाया था। क्विन ने ब्रायस को ब्लड कंट्रोल के जरिए कुछ अद्भुत चीज़ें करते देखा था, जैसे ब्लड स्वाइप को हवा में ही छोड़ देना या उन्हें एक साथ हिला देना और अपने शरीर से परी रक्त को निकाल देना। इस आंकड़े की उपयोगिता स्पष्ट थी। हालांकि ये पूरी तरह से अच्छी खबर नहीं थी
क्योंकि आखिरकार इतनी कठिन लड़ाई से गुजरने के बाद क्विन को ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। वह बस इतना ही पक्का कर पाया कि हमलों के पीछे शायद ब्रायस का हाथ नहीं था, क्योंकि वह उस व्यक्ति की भी तलाश कर रहा था जिसने उसकी बेटी काज के साथ बदसलूकी की थी। वैसे भी फैक्स का कोई सुराग नहीं मिला था। वे पेंटिंग्स अब बहुत डरावनी थीं और उसका रक्त शस्त्र वाकई बहुत शक्तिशाली था। अगर उसके पास और ज़्यादा मानव रक्त होता या बलिदान के लिए और भी इंसान होते तो मैं उससे दोबारा नहीं लड़ना चाहता, क्विन ने सोचा। हाँ, विंसेंट ने सहमति जताई। अब तक तुम जिस एक बात पर भरोसा कर पाए हो वह यह है कि दूसरे लोग तुम्हारी कुछ छिपी हुई क्षमताओं और हुनरों को समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक बार तुमसे लड़ने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। अगली बार जब तुम दोनों लड़ोगे तो नतीजा कुछ और हो सकता है। खैर, उम्मीद है कि मुझे उससे दोबारा लड़ना न पड़े। हालांकि क्वीन को डर था क्योंकि ब्राइस के साथ पहले जो कुछ हुआ था उससे वह डर गया था, लेकिन यह अपरिहार्य था क्योंकि वह एक छाया उपयोग करता था। ब्राइस दर्द से तड़पता रहा। उसे समझ आ रहा था कि उसके शरीर पर जो कुछ भी असर कर रहा था वह उसे मारने के लिए तो काफ़ी नहीं था, लेकिन वह उसे कुछ देर तक हिलने डुलने से रोक रहा था। हालांकि उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आखिरकार कास खुद ब्राइस के पास आए और फ्लास्क खोल दिया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला और उसके मुंह में डालने की कोशिश की, ब्राइस ने फ्लास्क पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। वह ठीक से हिल डुल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने मदद न लेने की इच्छाशक्ति जुटा ली थी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसने पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो जबकि हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा? यह उस आदमी का था जो अभी अभी गया था। उसने मुझे यह इसलिए दिया था ताकि मेरा हाथ जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मैंने सारा खून नहीं बहाया। बाकी खून तुम्हें देना मेरा अपना फैसला था, इसलिए प्लीज़, काज ने विनती की जैसे ही उसने उसे फिर से उसके मुंह में डालने की कोशिश की। इस बार ब्रायस ने विरोध नहीं किया और खून को स्वीकार कर लिया। काज को देखकर वह समझ गया कि उसके कुछ जख्म अभी भी ठीक हो रहे थे। सबसे बुरा जख्म उसकी बांह पर था। ब्राइस ने कहा, मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने उसे मारा है। जैसे ही उसकी जीभ ने लाल तरल का स्वाद लिया, उसे एहसास हुआ कि यह उसे ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके शरीर में मौजूद परी का खून अभी भी उस पर असर कर रहा था। फिर भी इससे उसे ऊर्जा ज़रूर मिली जिससे वह बाकी का सामना खुद कर सका। अपने पेट के घाव पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद कर लीं और अपने रक्त नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। वह दो अलग अलग रक्त समूहों को महसूस कर सकता था और उसने परी रक्त कोशिकाओं को अपनी रक्त कोशिकाओं से अलग करना शुरू कर दिया और अंततः वह सब खून की एक छोटी सी पिंग पोंग के आकार की गेंद में बदल गई। उसे छोड़ते हुए वह ज़मीन पर गिर गई, जिससे अंततः रक्त ने उसे ठीक करना शुरू कर दिया। वह बच्चा, आखिरकार वह 10वां नेता था। क्या वह उस समय अपनी ताकत छिपा रहा था? ब्रायस सोचने लगा कि आखिरी बार उसने क्विन को कब लड़ते देखा था। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर आथ न होता तो वैडन उसे मार डालता। तो फिर वह इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया? मैं तैयार नहीं था। मुझे लगा कि अगर कोई नेता आ गया तो मेरा खूनी हथियार ही काफ़ी होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा और इतना कुशल होगा। देखो, मैं यहाँ पड़ा पड़ा बहाने बना रहा हूँ। हार चाहे जो भी हो, हार ही है। आखिरकार ब्रायस में इतनी ऊर्जा आ गई कि वह इधर उधर घूम सके। वह घुटनों के बल बैठा और उस दालान की ओर देखने लगा जहाँ वे थे। पूरे महल में खरोंचें थीं। दरवाज़ों के बीच बड़े बड़े काट के निशान और फर्श और छतें आंशिक रूप से टूटी हुई थीं। वह बच्चा, मैं अब उसे नकली नेता नहीं मान सकता। अपनी बाँह लाओ, काज, ब्रायस ने उससे कहा, और जब वह उसे लेकर आई तो ब्रायस ने उसकी त्वचा को उस जगह से काट दिया जहाँ से वह ठीक हो गई थी और जले हुए हिस्से को उसके हाथ से सटा दिया। फिर कुप्पी में बचे खून से उसे ऊपर डाल दिया। उसने दोनों हाथ घाव पर रखे और काज को महसूस हुआ कि ब्रायस कुछ कर रहा था। उसके रक्त के कुछ हिस्सों को उसके घाव को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अंदर ले जा रहा था और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने उसे 1-2 बार हिलाया और वह ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आमतौर पर इसमें थोड़ा समय लगता था, लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। धन्यवाद। ओह पिताजी, उसने झुककर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लगता है तुम अपनी याददाश्त के साथ साथ अपने शिष्टाचार भी भूल गए हो, ब्रायस ने कहा। इस महल में तुम मेरे वैम्पायर नाइट हो और मैं तुम्हारा नेता हूँ। इसलिए तुम्हें हमेशा मुझे अपना नेता कहकर सम्मानपूर्वक संबोधित करना चाहिए और मेरी हर बात माननी चाहिए, समझ रहे हो? उसने पूछा। हाँ हाँ गुरुजी, उसने जल्दी से खुद को सुधारा और झुक गई। उसने सोचा कि शायद अब जब वह झगड़ा नहीं कर रहा है तो यह व्यक्ति जो उसका पिता होने वाला था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे लगा कि उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं था। जब तुम दोनों अकेले थे, क्या उसने तुमसे बात की? किसी खास बात के बारे में पूछा? ब्राइस ने सोचा, तुम्हारी तरह वह भी जानना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझ पर हमला किसने किया था? हालांकि चूंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है,
इसलिए मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। बस एक बात अलग थी, उसने फैक्स नाम के किसी व्यक्ति के बारे में भी पूछा था। ऐसा लगता है कि वह उसकी परवाह करता था और उसके बारे में ज़्यादा चिंतित था, और मुझे याद है उसने बताया था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने अपनी याददाश्त खो दी है। काज ने जवाब दिया। मैं समझ गया, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही तरह से एक ही व्यक्ति की तलाश में हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से दोबारा टकराव नहीं करना चाहिए। ब्रायस ने अंत में खड़े होते हुए कहा। रुको सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा कि मैं उस समय फैक्स के साथ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम साथ क्यों थे? शायद इससे मुझे कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। मुझे शक है तुम कर पाओगे, लेकिन ठीक है। ब्रायस ने आह भरी। देखो, गायब होने से पहले तुम्हें एक खास काम सौंपा गया था। मैंने तुम्हें उस लड़के को मेरे पास लाने को कहा था। मेरे सूत्रों के मुताबिक उसने खूनी हथियार बनाने और उसे नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया था। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता था कि उसने ये तकनीक कितनी विकसित कर ली है, या उसने अभी तक किसी को बताया भी है या नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? काज ने थोड़ा आगे कहा। ब्राइस ने मुड़कर उसे एक नज़र देखा और फिर मुंह मोड़ लिया। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या यह उस रक्त शस्त्र संबंध तकनीक जैसा है जो मुझे पहले से पता है। शायद यह वैसा ही हो, या शायद उससे भी बेहतर। ब्रायस ने अपनी छाती थामते हुए कहा। यदि लड़ाई जारी रखनी थी तो उसके पास एक आखिरी चाल थी। आपके पास हमेशा कुछ तुरुप के पत्ते होने चाहिए और अपने विरोधियों से आगे रहना चाहिए। ब्रायस ने सोचा। सिल्वर, लियो और नेट पिछले कुछ समय से हैम का पीछा कर रहे थे। सच तो ये था कि जब क्विन ने आखिरी बार फ़ोन किया था तो नेट ने उनकी स्थिति के बारे में पूरी तरह सच नहीं बताया था। ये सच था कि हैम ने पहचान लिया था कि वह किस रास्ते से आया है और वे उसी दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी धीमी गति की वजह मुख्यतः हैम का बार बार ब्रेक लेना था। तुम्हें अपने मालिक की ज़रा भी परवाह है क्या? नेट ने ज़ोर से शिकायत की। ये 5वीं बार है जब हम तुम्हारी वजह से रुके हैं। समूह नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पास इंतजार कर रहा था। हैम उस चट्टान पर पीठ के बल लेटा हुआ था, उसका पेट ऊपर की ओर था। बिल्कुल, हैम चिल्लाया, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह थक जाऊं? और अगर मैं बेहोश हो गया तो क्या होगा? फिर हमारे पास उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब नेट और हैम आगे पीछे झगड़ रहे थे, लियो पानी की धारा के विपरीत ऊपर की ओर चलने लगा। उसे पानी के टकराने की आवाज़ तेज होती सुनाई दे रही थी, और जैसे जैसे उसने अपनी इंद्रियों को और संयत किया, उसे पानी के जोरदार गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हैम, क्या तुमने बताया नहीं कि गुफा किसी झरने में थी? लियो ने दोनों को बीच में ही टोक दिया। उस समय नेट ने हैम को दोनों हाथों से उसके पेट से पकड़ रखा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे एक मील दूर जंगल में फेंक देगा। इस बीच सिल्वा वहां निराश खड़ी थी, उसके माथे की नसें उभर आई थीं, लेकिन उसने अभी तक उन दोनों को नहीं रोका था। हाँ, जब मैं गुफा से बाहर आया तो एक झरने के पीछे से आवाज़ आई थी। हैम ने उत्तर दिया। लगता है अब हम करीब आ गए हैं, अब शायद तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लियो ने कहा, और अब समूह उसके पीछे चल रहा था। नदी के ऊपर जाने के बजाय समूह उसके किनारे के जंगल से होकर आगे बढ़ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हैम के अनुसार बेस पागल रक्तपिपासुओं से भरा हुआ था। नदी के ऊपर से आगे बढ़ने से दुश्मन को अपनी स्थिति का पता चल जाता। जंगल में चलते हुए उनके कदम हल्के थे क्योंकि वे कम से कम शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी नेट को हो रही थी, और वह बार बार टहनियों और पत्तों पर पैर रख देता था। आखिरकार सिल्वा को भी बहुत हो गया। उसने पलटकर नेट का कॉलर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने पास खींच लिया। देखो, जब तुम हम पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे तो मैं चुप रहा, क्योंकि मैं आंशिक रूप से तुमसे सहमत था, लेकिन अगर तुम इतना शोर मचाओगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं, और इससे मेरे भाई को ढूंढने में किसी भी तरह से असर पड़ेगा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें उसे मृतकों में से मेरे लिए जीवित करने के लिए मजबूर करूंगा। अब अपने उन पदचिन्हों के बारे में कुछ करो। यद्यपि नेट एक कुशल मार्शल कलाकार था और जटिल फुटवर्क कर सकता था, लेकिन हल्के से चलना कभी भी उसकी विशेषता नहीं थी। यही कारण था कि उसने पहले स्थान पर कठोर क्षमता का चयन किया था। हालांकि इस समय वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि एक अनोखी सुंदरता उसके सामने थी। सिल्वा वहीं खड़ी रही और नेट के कुछ करने का इंतजार करने लगी। अगर वह नहीं करता तो वह उसे अपने साथ नहीं आने देती, चाहे क्विन ने उन्हें उसे ले जाने के लिए किसी भी वजह से कहा हो। यार, वह गंभीर है, मैं फिर से पीछे नहीं रहना चाहता, नेट ने सोचा। फिर एक शानदार विचार आया। अपनी परछाई को सक्रिय करके उसने उन्हें अपने पैरों के तलवों पर रख लिया। उसने चलने की कोशिश की, और ऐसा करते हुए उसके कदम लगभग खामोश हो गए। नेट प्रतिभाशाली था, इसलिए परछाई का इस्तेमाल करने के मामले में उसके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा मैक्सेल थे। फिर भी उसके पास सर्वोत्तम नियंत्रण या कौशल नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ करना संभव था। वे नदी के किनारे आगे बढ़ते रहे और अंततः अन्य लोगों को भी पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
ये यहाँ है, हैम चिल्लाया और सिल्वर ने हैम को आकाश से खींच लिया और लगभग उसके पंख उखाड़ दिए। ओह, ठीक है, कुछ मत कहो, लेकिन मुझे फैक्स की याद आती है। हैम ने सोचा, आंसू के कगार पर, अगर वह जानता कि उसके आंसू बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकते तो वह वहीं रो पड़ता। उन्हें यह नहीं पता था कि लियो ने उन्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि दुश्मन पास था, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें दूर से ही भांप सकता था। उसने हाथ का इशारा करके बाकियों को कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहा, जबकि वह खुद अंदर जा रहा था। सिल्वर और अन्य लोग सहमत हो गए और वहीं रुक गए। वाह, वो उसे यूं ही जाने दे रही है। हैम ने सोचा, मैंने सिल्वर को कभी किसी पर इतना भरोसा करते नहीं देखा। अगर उसे इस गंजे आदमी पर भरोसा है तो वो ज़रूर कोई खास होगा। वो लगभग हर काम खुद ही करती है। जंगल के बाहरी किनारे पर लियो देख सकता था कि एक बड़ी झील थी जहां झरना गिरता था। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। दूसरों के पास लौटते हुए लियो और अन्य लोग और पीछे चले गए, बस इतनी दूर कि कोई सुन न सके। तो क्या ये सही जगह है? नेट ने पूछा। हाँ, जरूर होगा, लियो ने जवाब दिया। अभी तक भागते हुए मुझे सिर्फ जानवरों की मौजूदगी का एहसास हुआ है। फिर भी यहाँ गुफा में मैं बता सकता हूँ कि वही जीव हैं जिन्होंने 10वें किले पर हमला किया था, जिन्हें तुम लोग खून चूसने वाले कहते हो। उनमें से कितने हैं? सिल्वर ने पूछा। कुल मिलाकर लगभग 15 हैं। अगर यही उनका अड्डा है तो लगता है कि उनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल 10वें किले पर हमले में किया गया होगा। और हाँ, हालांकि खून चूसने वाले ताकतवर हैं, फिर भी उनमें से कोई भी खास नहीं है। फिर भी अंदर एक है जो तुम्हारे जितना ही ताकतवर है। लियो ने सिल्वर की तरफ देखते हुए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी खून चूसने वालों जैसी भी नहीं है, वे बस एक और पिशाच जैसे लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फैक्स वहाँ था? नेट ने कहा। नहीं, लेकिन हैम ने पुष्टि की है कि यही वह जगह है। मेरी आभा इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए हो सकता है कि गुफा के अंदर जितना मैं महसूस कर पाया उससे कहीं ज्यादा हो, और हो सकता है कि फैक्स वहीं हो, लियो ने समझाया। ये सुनकर कि सिल्वर जैसा कोई ताकतवर भी हो सकता है, उसके कान थोड़े खड़े हो गए। हाँ, वह अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहती थी कि जिम्मेदार कौन है, और उसे उम्मीद थी कि खून चूसने वालों के साथ मौजूद ये पिशाच कोई अहम व्यक्ति हो, शायद किसी दूसरे परिवार का कोई पिशाच शूरवीर। नेट ने मास्क निकाला और क्विन से संपर्क करने की कोशिश की। गुफा में पहुंचने पर यही प्रोटोकॉल था, जैसा कि क्विन ने कहा था। फोन कई बार बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या मुझे महल में किसी से संपर्क करना चाहिए? शायद उन्हें पता हो कि क्विन कहाँ गया है, नेट ने पूछा। उन्होंने कैसल को फ़ोन करने की कोशिश की और जवाब पॉल का था। पॉल ने उन्हें बताया कि क्विन किसी काम से बाहर गया है और शायद वह उस समय फ़ोन उठाने में बहुत व्यस्त था। क्या हमें क्विन का इंतज़ार करना चाहिए? नेट ने पूछा, लेकिन वह सिल्वर के चेहरे पर भाव देख सकता था। अब जब वे यहाँ आ गए थे तो वह दौड़कर फैक्स को बचाने की कोशिश करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि उसका भाई कैसा है। मुझे लगता है कि हम उनका सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत हैं, लियो ने अचानक कहा। अपनी काबिलियत की वजह से मुझे उनकी ताकत का अंदाज़ा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। क्विन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें नहीं पता कि क्विन कब आज़ाद होगा, और जितना ज़्यादा समय यहाँ बिताया जाएगा फैक्स अपनी मौत के और करीब पहुँच जाएगा। नेट को ये पसंद नहीं आया। वह कल्पना कर सकता था कि क्रोधित क्विन उसे डांटेगी, लेकिन लियो को डांटना ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करना कठिन था। ठीक है, तुम मेरे पिशाच योद्धा हो, ठीक है ग्रेटर दैन, इसलिए जब तक तुम ऐसा कहते हो मुझे भर्ती कर लो। नेट खुश हो गया। तीनों के तैयार होने के बाद अब उनके लिए कार्य करने का समय आ गया था।